क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 52। वह बदल गया था। मैथ्यू अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और उसने देखा कि टेडी अपना खाना ऐसे खा रहा है जैसे वह किसी मिशेलिन तारांकित रेस्तरां से आया हो। उसे याद आया कि वापस आने के बाद भोजन का स्वाद कितना अच्छा था। अब तथापि जल्द ही, जैसे ही उसने परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, कैफेटेरिया का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। इस बार उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उस जानकारी को याद करने के लिए किया जिसकी उसे जरूरत थी। सिरदर्द अभी भी था, लेकिन दूसरे दिन जितना बुरा नहीं था। प्रबंधनीय। मैं दिन में 5 बार खाना खाती थी। भूत लड़की की बड़बड़ाहट ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। अब मुझे देखो, मैं हवा भी नहीं खा सकता। मैथ्यू अपने पेय के लिए पहुंचा। क्या आप कम से कम कुछ बता सकते हैं ताकि मैं दिखावा कर सकूं कि मैं इसका हिस्सा हूं? उसने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। क्रूर, उसने बुदबुदाया। बिल्कुल क्रूर। मैथ्यू, क्या आपके पास 1 मिनट है? जब मैथ्यू ने लेनॉक्स को पास से सुना तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैथ्यू बस उठा और टेडी की ओर सिर हिलाया। फिर उन्होंने लेनॉक्स से संपर्क किया। आपको किसी चीज की जरूरत है? कल के बारे में। लेनॉक्स ने चारों ओर देखा। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मैथ्यू ने सिर हिलाया। वह टेडी के पास वापस गया, उसका सामान उठाया और उसे अलविदा कहा। फिर वह दोबारा लेनॉक्स के पास पहुंचा। दोनों कैफेटेरिया से दूर जाने लगे। यह क्या है? मैथ्यू ने पूछा। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि लेनॉक्स परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देगा। वह बस उसके कदम का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैथ्यू चीजों में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वह जानता था कि लेनॉक्स मूर्ख नहीं था। नहीं, यह वही आदमी था जिसने उसे पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाया था। इसका केवल एक ही मतलब था, लेनॉक्स धैर्यवान था। स्मार्ट और धैर्यवान एक खतरनाक संयोजन था। अब मैथ्यू यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। लेनॉक्स उसके बगल में चला गया, एक पल के लिए चुप रहा, अंत में कहने से पहले, मैं हवेली छोड़ने की योजना बना रहा हूं। मैथ्यू रुक गया। उसका सिर थोड़ा उसकी ओर मुड़ गया, आंखें सिकुड़ गईं। लेनॉक्स ने आगे कहा, मुझे लगा कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। यह स्पष्ट है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। मैं आपके परिवार के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, और शायद अगर मैं बाहर चला जाऊं तो चीजें शांत हो जाएंगी। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। फिर दोबारा पलकें झपकाईं। लेनॉक्स ने उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा रुक गया हूं। हाल ही में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी उपस्थिति आपके लिए परेशानी का सबब बन गई है। आप इसे सीधे तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बता सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बेवकूफ़ी भरी बात पर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वाह, यह आदमी सचमुच अच्छा है, मैथ्यू ने मन ही मन सोचा। ईर्ष्या, लेनॉक्स ने कहा। यही तो है, ठीक है। आपको लगता है कि मैं आपसे सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूं। आपका स्थान, आपका परिवार, आपका जीवन। लेकिन मेरा इरादा ऐसा कभी नहीं था। मैथ्यू ने आगे की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। यदि यह वही बूढ़ा व्यक्ति होता तो वह तुरंत कूद पड़ता, कहता कि यह गलत है कि उसके पास जो कुछ भी है वह भी लेनॉक्स का है। उसने कुछ ऐसा कहा होगा, मैं अपने जीवन का ऋणी हूं, इसलिए यह उचित है। इस विचार ने उसे झकझोर कर रख दिया। लेनॉक्स ने कहा, मुझे तुम्हें बचाने का कभी अफसोस नहीं हुआ। एक बार भी नहीं। उस समय यह कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा था। मैंने बस इसे किया। और जब आपका परिवार मुझे लेकर आया, जब उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, तो मैं आभारी था। मैं अब भी आभारी हूं। मैथ्यू ने अपनी आंखें अंदर की ओर घुमाईं। लेनॉक्स हमेशा जानता था कि चीजों को कैसे साफ सुथरा बनाया जाए, जैसे कि वह अस्तित्व में रहकर ही सभी पर उपकार कर रहा हो।
मैथ्यू ने सोचा, यह लड़का बहुत अच्छा अभिनेता है। उसे सिर्फ ताली बजाने या कुछ और करने का लालच था। लेनॉक्स ने कहा, मुझे लगा कि हम इससे बेहतर हैं, कि हमारी दोस्ती कुछ इस तरह कायम रह सकेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना तनावपूर्ण हो जाएगा। वे दालान के अंत तक पहुंच गए। मैथ्यू रुका, फिर आखिरकार उसकी ओर देखा। फिर उसने पूछा, अच्छा, कब जा रहे हो? तुमने क्या किया? तुमने क्या कहा? लेनॉक्स हकलाया। बहुत लंबे समय तक मैथ्यू ने उसे गर्मजोशी, सहनशीलता और यहां तक कि वफादारी के अलावा कभी कुछ नहीं दिखाया था। स्वर में अचानक बदलाव, उसकी आवाज में ठंडी धार ने लेनॉक्स में कुछ ऐसा हिला दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, बेचैनी। हालांकि मैथ्यू की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं आया। उनका लहजा लगभग बहुत ही अनौपचारिक था। ऐसा लगता है कि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। मैं वास्तव में आपको रोकना नहीं चाहता और एक पाखंडी की तरह लग रहा हूं। वास्तव में पिछले कुछ दिनों में मैं यह सोचने लगा हूं कि आप थोड़े परेशान करने वाले हैं। उसका यही मतलब था। लेनॉक्स इसे महसूस कर सकता था। कोई झांसा नहीं, नखरे वाला नहीं। मैथ्यू ऐसे मुड़ा जैसे मामला पहले ही सुलझ चुका हो। क्या मुझे आपके लिए पास में ही जगह की व्यवस्था करनी चाहिए? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा। शायद एक अपार्टमेंट या स्कूल छात्रावास में से एक। यह आवागम में मदद करेगा। अपनी पढ़ाई के लिए चीजों को कुशल रखें। लेनॉक्स ने फिर से पलक झपकाई, पूरी तरह से असंतुलित हो गया। मैथ्यू ने जारी रखा, जैसे कि वह मौसम पर चर्चा कर रहा हो। आपको खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी भी पिताजी से मासिक वजीफा मिलेगा और मैं आपका किराया वहन करूंगा। आखिरकार आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका समर्थन करने वाला नहीं है। यह बिल्कुल उचित है। जिस तरह से उसने यह कहा, लगभग हल्के ढंग से, आकस्मिक, जैसे कि वह दान नहीं दे रहा था बल्कि केवल एक दायित्व पूरा कर रहा था। लेनॉक्स पर जितना वह स्वीकार करना चाहता था उससे कहीं अधिक उसे परेशान किया। क्या? जब लेनॉक्स ने उत्तर नहीं दिया तो मैथ्यू ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या आप उन शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं? लेनॉक्स का गला सूख गया। मैं बस। उसने थोड़ा अपना सिर हिलाया, फिर जोर से शब्द बोले, मैं अवाक हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी वजीफा देंगे। मेरा मतलब है, आप ही हैं जिसने अपने पिता को मुझे देने के लिए प्रेरित किया था। ऊपर से मेरे द्वारा आपको बचाने के बाद आपके परिवार ने मुझे जो पैसा दिया था वहां यह था अनुस्मारक। इसीलिए लेनॉक्स पहले स्थान पर आया था। मैथ्यू को याद दिलाने के लिए। मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, लेनॉक्स ने कहा। उसकी आवाज अब शांत हो गई है। वह नहीं बदला है और मैं आपके परिवार की उदारता के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि वे उस तरह से नहीं उतरे जिस तरह वे एक बार उतरे थे। अतीत में मैथ्यू तुरंत नरम पड़ जाता था, माफी मांग लेता था, कुछ ऐसा कहता था, मुझे पता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैथ्यू झिझका नहीं। पिछले कुछ दिन अव्यवस्थित रहे, भावनात्मक, भ्रमित करने वाला। सबसे पहले लेनॉक्स का मानना था कि मैथ्यू सिर्फ अभिनय कर रहा था, शायद किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहा था, शायद आवेगी हो रहा था। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल और मिसेस जॉनसन के साथ क्या हुआ? वह सामान्य नहीं था। किसी ने स्पष्ट रूप से स्कूल से निगरानी फुटेज खंगालने के लिए कहा था, शिकायत को गायब करने के लिए। और यह श्रीमती जॉनसन नहीं थी। उसने कभी भी कैथरीन की ओर रुख नहीं किया होगा। वह उसके बहुत करीब थी। नहीं, केवल एक ही व्यक्ति था जो यह कर सकता था, मैथ्यू। लेनॉक्स ने जोर से निगल लिया। मैथ्यू ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए श्रीमती जॉनसन के साथ पुल को जला दिया था। यह वह लड़का नहीं था जिसे वह कभी जानता था, वह लड़का जो हर प्रहार को चुपचाप सह लेता था, जो कुछ भी गलत न करने पर भी माफी मांगता था। यह मैथ्यू खतरनाक था। वह बदल गया था। इससे पहले कि वह इसके बारे में और अधिक सोच पाता, मैथ्यू ने धीरे से पलकें झपकाईं। क्या आप भी वजीफा लेना बंद करना चाहते हैं? उसने पूछा।
अगर यह आपको इतना असहज करता है तो मैं बस पिताजी से कह सकता हूं कि वह आपको पैसे भेजना बंद कर दें। मैं केवल वही कर रहा हूं जो आप चाहते हैं। मैं जो भी कर सकता हूं मदद कर रहा हूं। आपने आखिरकार एक बार मेरी जान बचाई। अध्याय 53 मानव कैलकुलेटर। नहीं, लेनॉक्स ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज उसकी अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। नहीं, मैं वजीफे के लिए आभारी हूं। मैं मैं और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्यू ने कहा। मैं क्रिस्टोफ को बुलाऊंगा। वह व्यवस्था संभाल लेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, परिवहन, दस्तावेज, पैकिंग, तो बस उसे बताएं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लेनॉक्स ने आग्रहपूर्वक कदम बढ़ाया। कैथरीन और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैथ्यू रुक गया। उनकी अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं आया, लेकिन चुप्पी बता रही थी। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि यह कैसा दिखता होगा, लेकिन मैं कभी नहीं देखूंगा वह और मैं। ऐसा नहीं है, लेनॉक्स ने कहा। उनका लहजा इतना विनम्र था कि विचारशील लग रहा था, लेकिन इतना नहीं कि अपराध बोध का आभास हो। उसने मैथ्यू की ओर ऐसे देखा मानो कुछ नरमी की उम्मीद कर रहा हो, कुछ संकेत दे रहा हो कि पुराना लचीला दोस्त अभी भी वही है। वह उसे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकता था। हर चीज के बाद नहीं। वह वही था जिसने मैथ्यू को तब बचाया था जब वह छोटा था। वह उस हर चीज का हकदार था जो लिंडबर्ग परिवार ने उसे अब तक दिया है। अफसोस की बात है कि मैथ्यू ने केवल भौहें ऊपर उठाईं और प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी लेनॉक्स ने फिर कोशिश की। मुझे पता है कि कार्ड के साथ जो हुआ उससे आप शायद आहत हुए थे। शायद यह सुझाव देना मेरे लिए असंवेदनशीलता थी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन चलो मैथ्यू, हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि मैंने चीजों को गलत पढ़ा हो, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। मैथ्यू ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। लेनॉक्स, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं। मैथ्यू ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे आखिरी बार सुना था या नहीं, लेकिन कैथरीन को अब मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब लेनॉक्स ने कुछ नहीं कहा, तो मैथ्यू ने कहा, यदि आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं तो आप उसे पा सकते हैं। लेनॉक्स ने भौहें चढ़ा दी। क्या मैथ्यू सच कह रहा था? लेनॉक्स ने सोचा। क्या इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में मैथ्यू को नियंत्रित करने के लिए कैथरीन का उपयोग नहीं कर सकता है? मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि वह किसके साथ समाप्त होती है, मैथ्यू ने शांत भाव से कहा और दूर चला गया। लेनॉक्स की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई। कहने को और कुछ नहीं था। उसके पास ध्यान देने के लिए अन्य मामले भी थे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भावनात्मक शतरंज खेलने से भी अधिक दबाव जिस पर उसे अब भरोसा नहीं था। कहीं न कहीं एक अधीर प्रोफेसर निस्संदेह समय की जांच कर रहा था, उसके आने का इंतजार कर रहा था। और मैथ्यू किसी को इंतजार कराने के मूड में नहीं था। लेनॉक्स ने अपना निर्णय ले लिया था। वह हवेली छोड़ना चाहता था। तो फिर ऐसा ही होगा। मैथ्यू उसे जाने देगा। दरअसल वह उसके अपनी मर्जी से चले जाने का इंतजार कर रहा था। उसके आदमी कई दिनों से लेनॉक्स पर नजर रख रहे थे। अफसोस की बात है कि उन्हें कुछ भी नुकसानदेह नहीं मिला, कोई चूक नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन हवेली की दीवारों के बाहर कोई क्रिस्टोफ नहीं, कोई घरेलू गार्ड नहीं, कोई निगरानी फिल्टर नहीं। लेनॉक्स अंततः एक गलती करेगा। मैथ्यू इस पर भरोसा कर रहा था। बिना दूसरी नजर डाले वह कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। हॉलवे अन्य छात्रों की बातचीत से हल्का हल्का गूंज रहा था, लेकिन यह सब एक साथ धुंधला हो गया। उसके मन में और भी महत्वपूर्ण बातें थीं। कल परीक्षा का अंतिम दिन था, फिर भी डॉक्टर मुनि ने पहले ही संदेश भेज दिया था और उन्हें अंतिम समय के कुछ काम के लिए कार्यालय में बुलाया था। संदेश में कहा गया, बस 1 घंटा। कुछ भी अत्यावश्यक नहीं, लेकिन दृढ़ है। चलते समय मैथ्यू ने अपनी जीभ चटकाई। उसे अभी भी अपने पिछले जीवन का डॉक्टर मुनि का कार्यालय, उसकी अव्यवस्था, जड़ी बूटियों और पुरानी लकड़ी की हल्की गंध याद है। वह आदमी हमेशा से असामान्य था।
अरे, उसके पीछे चल रही भूत लड़की अचानक धीमी आवाज में बोली। वह लेनॉक्स लड़का। मैथ्यू ने बगल में देखा लेकिन अपना कदम नहीं तोड़ा। मैं उसे पसंद नहीं करती, उसने बुदबुदाया। उसे गलत गंध आ रही है। सड़ांध की तरह। मौत की तरह। मैथ्यू थोड़ा धीमा हो गया। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ कहा हो। उसने अर्जेंटीना के बारे में भी यही कहा था, चाय घर की उस महिला के बारे में भी। लेकिन लेनॉक्स, इसका कोई मतलब नहीं था। लेनॉक्स कभी भी काले बाजार में नहीं गया था, कम से कम अभी तक नहीं। उसे साफ और संरक्षित रखा गया था, लिंडबर्ग नाम के पीछे छिपा दिया गया था, जैसे कि गलीचे के नीचे कोई चीज रखी हुई हो। तो उससे ऐसी गंध क्यों आ रही थी? मैथ्यू ने हमेशा सोचा था कि केवल वे ही लोग ऐसी गंध लाते हैं जो काला बाजार गए हों या संदिग्ध लेनदेन में शामिल हों। जाहिर है वह गलत था, और इसने उसे और अधिक मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। यदि लिनॉक्स से पहले से ही ऐसी गंध आ रही थी, तो स्पष्ट रूप से मैथ्यू अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मैथ्यू ने फिर से चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सोच में सिकुड़ गईं। केवल एक ही स्पष्टीकरण था। हो सकता है कि वह दुर्गंध उस जगह से जुड़ी न हो जहां कोई था। हो सकता है कि उन्होंने जो किया उससे यह जुड़ा हो। उसने उस भूत के बारे में सोचते हुए अपना जबड़ा थोड़ा भींच लिया, जिसे उसने लेनॉक्स के पीछे चलते देखा था। एडम और उसके समूह के साथ उस अजीब लड़ाई के बाद यह गायब हो गया था। हो सकता है कि उसने गलती से इसे अवशोषित कर लिया हो। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा हो गया, क्या लेनॉक्स ने पहले ही किसी को मार डाला था? आपको देर हो गई, डॉक्टर मुनी ने मैथ्यू के कार्यालय में कदम रखते ही कहा। बस 1 मिनट के लिए, मैथ्यू ने कमरे के चारों ओर नजर डालते हुए उत्तर दिया। कार्यालय अव्यवस्थित था, अधिकांश प्रोफेसरों की तरह किताबों से नहीं, बल्कि पुरानी चीजों से, अवशेष, सीलबंद डिब्बों में स्क्रॉल के टुकड़े, फीके लेबल वाले जार और बक्सों में रखी टूटी हुई गोलियां। कोने वर्षों के लेबल वाले बक्सों से भरे हुए थे, जिनमें से कुछ 1894 तक के थे। कमरे में गंध थी, सूखे पत्तों के साथ चाक की धूल जैसी कुछ गंध। डॉक्टर मुनी के सामने कागजों का ढेर इतना लंबा था कि मैथ्यू मुश्किल से उसके पीछे आदमी के सिर का ऊपरी हिस्सा देख पा रहा था। मैथ्यू करीब आया और भौहें सिकोड़ने लगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल परीक्षा का आखिरी दिन है। मैं उसके बाद काम शुरू करने की उम्मीद कर रहा था। डॉक्टर मुनी ने हल्की सी हड़बड़ाहट भरी और डेस्क की ओर इशारा किया। आज से शुरू करें। वहां उस ढेर से शुरू करें। दिन में 1 घंटा। मैथ्यू ने एक भौं उठाई। वह आगे बढ़ा, अपना बैग दरवाजे के पास कुर्सी पर रखा और ढेर से पहला कागज उठाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे सभी नंबर थे। आंकड़ों के कॉलम और कॉलम, हाशिए पर कभी कभी हस्तलिखित नोट्स के साथ। कोई शीर्षक नहीं, कोई संदर्भ नहीं। क्या मुझे इसका आयोजन करना चाहिए? उसने पन्ना पलटते हुए पूछा। आखिरकार डॉक्टर मुनी ने मेज की तरफ से ऊपर देखा। वह कुछ देर तक मैथ्यू को देखता रहा, फिर अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से कागज के ढेर के शीर्ष को थपथपाया। समाधान शुरू करें। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। फिर उसने फिर से पलकें झपकाईं। उसने नीचे चादर की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? हल करो। ये सिर्फ संख्याएं हैं। डॉक्टर मुनी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने एक दराज से एक फोल्डर निकाला, उसे पलट दिया और फिर उसकी सामग्री को स्कैन करते हुए बोला, आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको ठीक यही करने के लिए काम पर रखा है। उन्हें हल करें। एक समय में एक शीट। सूत्र भी वहां है। मैथ्यू ने फिर से पृष्ठ की ओर देखा। कच्चे डेटा की पंक्तियां। कोई समीकरण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो उसने धीरे से कहा, आपने मुझे सिर्फ अपना मानव कैलकुलेटर बनने के लिए काम पर रखा है। हाँ, और कैलकुलेटर बात नहीं करते, डॉक्टर मुनी ने बिना ऊपर देखे कहा। अब बैठो और हल करना शुरू करो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 54, चींटी की तरह कमजोर। किसने सोचा होगा कि गणित हल करना मैराथन दौड़ने से अधिक थका देने वाला है? मैथ्यू ने अपनी कलम नीचे रखते हुए और अपनी आंखें मलते हुए बुदबुदाया। उसने अभी अभी आज के स्टैक का अंतिम पृष्ठ समाप्त किया था। 1 घंटा इतना लंबा कभी नहीं लगा।
कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उन्होंने कहा, मैंने आज का काम पूरा कर लिया है। वह उस आदमी से पूछना चाहता था कि वह क्यों चाहता था कि वह उन चीजों को हल करे, लेकिन उसने अपना प्रश्न अपने तक ही सीमित रखना चुना। उसने सोचा, बहुत अधिक जानना अच्छा नहीं है। डॉक्टर मुनि ने ऊपर नहीं देखा। उसने बस एक छोटा सा सिर हिलाया और उसे मच्छर की तरह भगा दिया। मैथ्यू ने फुसफुसाया, अपना बैग पकड़ा और बिना कुछ कहे कार्यालय से निकल गया। अपने पिछले जीवन में लेनॉक्स ने कभी भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया। डॉक्टर मुनि के अधीन उनका काम सरल था, आदमी के शेड्यूल पर नजर रखना, कॉफी बनाना, शायद कार्यालय को साफ सुथरा करना। वह मूलतः एक गौरवशाली सहायक थे। मैथ्यू ने मान लिया था कि यह वैसा ही होगा। वह गलत था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे व्यक्तिगत कैलकुलेटर की तरह आंकड़े हल करने को कहा। अब उसका सिर धड़क रहा था और उसका पेट बड़बड़ा रहा था, भोजन की भूख से नहीं, बल्कि पूरी तरह से किसी और चीज से। उसे दोबारा दूध पिलाने की जरूरत थी। इस प्रकार की भूख को केवल एक आत्मा या स्पिरिट स्टोन ही ठीक कर सकता है। वह अपनी जेबों में हाथ डालकर पुरानी इमारत की ओर बढ़ा। शुक्र है कि भूतिया लड़की पहले ही गायब हो गई थी। शायद वह आखिरकार थक गई। अरे, मुझे लगा कि तुमने पहले ही स्कूल छोड़ दिया है। ठीक उसके पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने चलना बंद कर दिया और एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बिल्कुल घर, उसने गलियारे में आगे बढ़ते हुए स्पष्ट रूप से कहा। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने सोचा था कि आप मेरे शरीर के साथ मेरी मदद करेंगे, उसने उसके बगल में तैरते हुए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, इसे इतना घृणित बनाना बंद करो। अच्छा, तुम मदद करोगी या नहीं? मैथ्यू ने कहा, मैं करूंगा। लेकिन क्या तुम वही नहीं थे जिसने कहा था कि तुम पहले मुझे मजबूत बनाओगे? वह रुकी, उसके चारों ओर मंडराई, फिर उसे एक बार धीमी गति से ओवर दिया। तुम कमजोर हो। दयनीय रूप से। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। मैथ्यू ने बिना रुके कहा, मैं दोबारा आपका पीछा नहीं कर रहा हूं। यह अलग है, उसने उत्तर दिया। मैं एक जगह जानता हूं। वहां स्पिरिट स्टोन है। अछूता। आपको शुरू करने के लिए काफी है। मैथ्यू ने कहा, मुझे अभी स्पिरिट स्टोन की जरूरत नहीं है। उसने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे नेक्सियंस के बारे में सब कुछ बता सके। वह कुछ इंच पीछे तैरने लगी, फिर अपना सिर झुका लिया। क्या यह मेरा काम नहीं होगा? मैथ्यू ने उसे सावधानी से देखा। उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगा। वह ऐसी नहीं लग रही थी जिस पर वह भरोसा कर सके। कुछ भी हो, वह उसकी उम्र की लग रही थी। सामंती जापान से सीधे निकाले गए समुराई की तरह कपड़े पहने हुए थी। लंबा लबादा, बंधे हुए बाल, जिस तरह से वह गर्व और शरारत के एक अजीब मिश्रण के साथ घूमती थी, यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। क्या वह एक कॉस्प्लेयर थी? उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या कोई वास्तव में पोशाक पहनकर मर सकता है और भूत बनकर रह सकता है? यह हास्यास्पद होगा। ठीक है। अगर कोई हॉटडॉग के वेश में मर जाए तो क्या होगा? क्या वे सरसों या कुछ और में लिपटे हुए परलोक में घूमते हुए हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? उसने अपना सिर हिलाया और विचार को दूर कर दिया। अजीब सिद्धांतों का समय नहीं है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, भूत लड़की ने खर्राटे लेते हुए कहा। लेकिन मैं विशेषज्ञों के परिवार से आया हूं। मैं आपकी क्षमताओं को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप मेरा शरीर ढूंढने में मेरी मदद करें। मैथ्यू ने उस पर तिरछी नजर डाली। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी क्षमता क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। नेक्सियन होना एक पैटर्न का अनुसरण करता है। मूल यांत्रिकी नहीं बदलती है। दुर्भाग्य से आपके लिए यह एक बंद समुदाय है, नरक के समान गुप्त। आपको वेटिकन को छोड़कर शायद कोई भी किताब इधर उधर नहीं मिलेगी, लेकिन यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, कम से कम अब तो नहीं, क्योंकि आप एक चींटी की तरह कमजोर हैं। मैथ्यू ने अपने होंठ एक साथ दबाए। वह गलत नहीं थी। अपने पिछले जीवन में लेनॉक्स से जुड़ी एक घटना के बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया,
उसने 40 वर्ष की आयु तक नेक्सियंस पर ध्यान देना भी शुरू नहीं किया था। उन्होंने पुस्तकालयों को खंगाला, भूमिगत विद्वानों के साथ काम किया और यहाँ तक कि अफवाहों के अनुसार उत्तर देने वाली प्राचीन संहिताओं के अंशों का अनुवाद करने में भी मदद की। इसमें से कोई भी कहीं नहीं गया। ठीक है, आखिरकार उसने कहा, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन लेकिन क्या? उसने करीब आते हुए पूछा। अगर तुम कुछ भी कोशिश करो, मैं तुम्हारा शरीर ढूंढ लूंगा और तुम्हें एक संग्रहालय प्रदर्शनी में बदल दूंगा। कांच का डिब्बा, सूखे अंग, पूरी चीज। आप भूत लड़की चिल्लाई, स्पष्ट रूप से पीछे हटने के लिए तैयार थी, लेकिन मैथ्यू पहले ही दूर हो गया था और चलना शुरू कर दिया था। चलो चलें, उसने अपने कंधे के ऊपर से कहा। मुझे दिखाओ कि यह आत्मा पत्थर कहाँ है। मैथ्यू ने अपना फोन निकाला और एक त्वरित संदेश भेजा। ओटेप, हवेली वापस जाओ, मैं कार ले रहा हूं। उत्तर लगभग तुरंत आया, समझ गया, यंग मास्टर। जब तक मैथ्यू पार्किंग स्थल पर पहुंचा, ओटेप पहले ही ड्राइवर की सीट से बाहर निकल चुका था। उसने बिना कुछ कहे चाबियां दे दी। मैथ्यू अंदर आ गया। भूत लड़की कार में तैरती हुई यात्री सीट पर बैठ गई। पूर्व की ओर जाओ, उसने सीट पर अपने पैर क्रॉस करते हुए कहा। मैथ्यू ने इंजन चालू किया, लेकिन भौहें चढ़ा दी। पूर्व, वह संरक्षित क्षेत्र है। क्रीक पार्क, जंगल के रास्ते, सरकार द्वारा निगरानी वाली भूमि। उस क्षेत्र में हर समय गार्ड गश्त करते रहते हैं, खासकर रात के दौरान। क्या आप निश्चित हैं कि यह वहां है? उसने उसकी ओर देखा और कंधे उचकाए। यह वहां है, बस मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने बहस नहीं की, वह चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें बार बार डैशबोर्ड घड़ी पर जा रही थीं। डेस्टिन सिटी नेवादा की दक्षिणी सीमा के पास रेगिस्तानी भूमि और कम ऊंचाई वाले जंगलों की सूखी पट्टी में फैला हुआ था। उत्तर के ठंडे राज्यों के विपरीत यहां सर्दियां बमुश्किल ही जमा देने वाली होती हैं। हिमपात एक अफवाह थी, हकीकत नहीं। दिन के दौरान सूरज ने फुटपाथ को पका दिया। रात में हवा घाटियों के माध्यम से फुसफुसाहट लाती थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं था। शहर का पूर्वी हिस्सा अपने आप में एक अजीब मिश्रण था। आधुनिक शहर के सेक्टर, पुराने उपनगरीय ब्लॉक और बाहरी किनारे से परे पुरानी सैन्य बाड़ और आधे दबे हुए संकेतों से चिह्नित भूमि। शहर के पूर्व में क्रीकलाइन इकोलॉजिकल प्रिजर्व फैला हुआ है। यह क्षेत्र कभी पैदल यात्रियों और कैंपरों के लिए खुला था, लेकिन एक दशक पहले बंद कर दिया गया था। आधिकारिक कारण पर्यावरण बहाली। लेकिन लोग दूसरी चीजों के बारे में बात करते थे। ऊर्जा रीडिंग, गायब होना, एलियंस। रेंजर ट्रक दिन में एक आम दृश्य थे, लेकिन रात आते ही केवल पार्क रेंजर ही नहीं थे जो सीमा पर गश्त करते थे, इसमें अचहनित सैन्यकर्मी भी थे। मैथ्यू व्यक्तिगत रूप से वहां कभी नहीं गया था, क्योंकि स्कूल और हवेली पश्चिमी भाग में थे। बड़े होते हुए उसने केवल अफवाहें ही सुनी थीं। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग बिना परिणाम के भटकते थे। इसके अलावा कैथरीन से शादी करने के बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को जाने और लेनॉक्स को खुद को स्थापित करने में मदद करने का फैसला किया। तब वे व्यापार करते फिर रहे थे। 30 मिनट बाद वह मुख्य सड़क से हट गया और एक संकीर्ण अप्रयुक्त साइड लेन पर चला गया जो संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर थी। घासफूस और बिखरी हुई बजरी के कारण रास्ता अब मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। वह रास्ते से कुछ दूर पेड़ों के एक हिस्से के पीछे खड़ा हो गया, किसी भी गुजरने वाले गश्ती दल की नजरों से दूर। उसने इंजन बंद कर दिया और बाहर निकल गया। हवा में शुष्कता और धूल की भारी गंध आ रही थी। पेड़ों की कतार के पार कहीं जंगल इंतजार कर रहा था। हम यहां से जाएंगे। भूत लड़की दरवाजे से बाहर निकल गई जबकि मैथ्यू ने बजरी पर कदम रखा। उसने कार लॉक की और ट्रीलाइन की ओर चला गया। जंगल के प्रवेश द्वार को एक संकेत से बंद कर दिया गया था जिस पर लिखा था प्रतिबंधित प्रवेश। वह उसके नीचे छिप गया। कभी कभार पत्तों की सरसराहट को छोड़कर जंगल शांत था। वे जितना आगे बढ़ते गए, रास्ता उतना ही धुंधला होता गया। वह अपनी जेबों में हाथ डालकर चलता रहा और भूत लड़की को अपने आगे तैरते हुए देखता रहा। यह कितनी दूर है? उसने पूछा। वह पीछे नहीं मुड़ी, दूर नहीं। उसे यह पसंद नहीं आया कि वह कितना अस्पष्ट था। फिर भी वह चलता रहा।
पेड़ सघन हो गए और ऊपर की छतरी ने अधिकांश प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। उसने एक बार अपने पीछे देखा। कोई पीछा नहीं कर रहा था। भूत लड़की ने अचानक कहा, मैं नेक्सियंस को समझ सकती हूँ। ठीक है, अधिक विशेष रूप से मैं एक व्यक्ति के अंदर उस अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। यह जानने जैसा है कि क्या चट्टान के अंदर कोई रत्न छिपा है। वही अवधारणा। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल सिर हिलाया। उसने पहले ही दावा किया था कि वह पहले ही आध्यात्मिक पत्थरों का पता लगा सकती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह लोगों में भी ऊर्जा महसूस कर सकती है। फिर भी अगर यह सच होता तो क्या वह अपने परिवार के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान नहीं होती? उस प्रकार की क्षमता वाले किसी व्यक्ति का उपयोग सभी प्रकार की चीजों के लिए किया जा सकता था। उसने उसकी ओर देखा लेकिन पूछा नहीं। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि जिज्ञासा की कीमत उसके मूल्य से अधिक हो सकती है। हम यहाँ हैं, उसने कहा। मैथ्यू रुका और चारों ओर देखा। पेड़, सूखे पत्ते, गंध। यह उनके द्वारा पारित की गई पिछली कुछ परीक्षाओं से अलग नहीं लग रहा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। पत्थर कहाँ हैं? उसने पूछा। उसने उसके सामने जमीन की ओर इशारा किया, फिर मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर मुड़ी। अब खोदो। अध्याय 55 प्लास्टिक आभूषण बॉक्स। कितने संभवतः वहां फिट हो सकते हैं? मैथ्यू ने भूत की ओर देखते हुए बुदबुदाया। यह बक्सा बहुत छोटा लग रहा था। मैथ्यू ने इसे संदेह की नजर से देखा। यह स्पिरिट स्टोन के कंटेनर से ज्यादा एक सस्ते प्लास्टिक के आभूषण केस जैसा लग रहा था। क्या आप निश्चित हैं कि यह सही है? क्या वह भूत फिर से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था? मैथ्यू ने जोर की आवाज के साथ बॉक्स को अपनी मेज पर गिरा दिया। यह उछला नहीं, चरमराया नहीं, ऐसा भी नहीं लगा जैसे इसमें कोई वजन हो। उसने यह देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बक्सा वहीं पड़ा रहा जैसे कि उसमें कुछ साबित करने के लिए हो। छोटा, चौकोर, उसके चारों ओर चिपचिपी चांदी की जंजीरें लिपटी हुई थीं। हार्डवेयर स्टोर डिस्काउंट बिन में आपको जिस प्रकार की चेन मिलेंगी। इससे भी बुरी बात यह है कि बक्सा धातु का नहीं बना था या लकड़ी। यह प्लास्टिक था। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वह नीचे पहुंचा और सतह पर अपना हाथ चलाया। चिकना, खोखला, रोशनी। फिर उसने उस पर अपनी उंगलियां ठोक दीं। जो ध्वनि वापस गूंजती थी उससे उसके मस्तिष्क में कुछ हलचल होने लगती थी। खोखला, जीना। निश्चित रूप से यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्पिरिट स्टोन्स को धारण करने में सक्षम हो। मैथ्यू ने धीरे से कहा, आप मुझे जंगल में खींच ले गए, अभी भी बॉक्स को घूर रहा है। इसके लिए मुझे अपने नंगे हाथों से बजरी खोदनी पड़ी। भूतिया लड़की डेस्क के ऊपर तैरती हुई बक्से को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई प्राचीन अवशेष हो। यह सील कर दिया गया है, उसने सरलता से कहा। मजाक नहीं। डॉलर स्टोर श्रृंखलाओं के साथ, मैथ्यू ने बुदबुदाया। और यह क्या है? उसने ढक्कन पर लगे छोटे दिल के आकार के स्टिकर की ओर इशारा किया। क्या वह चमक है? उसने अपना सिर झुका लिया। हो सकता है कि इसे दोबारा तैयार किया गया हो। पुनरुद्देशीय। मैथ्यू को अपने कानों पर लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक बिंदु पर उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या भूत सिर्फ उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक उंगली से डिब्बे को हल्के से धकेला। यह बिना किसी प्रतिरोध के डेस्क पर फिसल गया। वह अशुभ नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे यह मुफ्त बार्बी डॉल के साथ आएगा। मैं अपना दिमाग खो रहा हूं, उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा। मैं इस चीज को पूरे रास्ते घर तक ऐसे ले गया जैसे यह पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह जंजीरों पर नजर रखते हुए नीचे की ओर तैरने लगी। यह कंटेनर के बारे में नहीं है, उसने कहा। अंदर जो है वह अभी भी एक हस्ताक्षर देता है। इसे खोलते ही आप इसे महसूस करेंगे। मैथ्यू रुक गया। उसका सिरदर्द कम हो गया था, लेकिन उसका धैर्य कम नहीं हुआ था। वह चेन तक पहुंचा और उसे खींचा। पहले तो इसने विरोध किया, फिर एक दुखद छोटी सी तस्वीर के साथ मुक्त हो गया। बाकी लोगों ने भी उतनी ही आसानी से उसका अनुसरण किया। कोई मंत्र नहीं, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस सस्ते लिंक और प्लास्टिक की चीखें।
यह शापित है। मैथ्यू ने बॉक्स को करीब खींचते हुए फिर से बुदबुदाया। आध्यात्मिक रूप से नहीं, बस नैतिक रूप से। जब मैथ्यू ने धीरे से ढक्कन उठाया तो भूत लड़की हंसी नहीं, उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जो कुछ भी अंदर था वह चमक रहा था या गुनगुना रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था जो इतनी मूर्खता को उचित ठहराता। यह नहीं था, तुरंत नहीं। उसने नीचे देखा और आंखें झपकाईं। ठीक है, वह बुदबुदाया। वह थोड़ा बेहतर है, क्योंकि भड़कीले बक्से के अंदर उसकी छोटी उंगली के आकार का एक अकेला हल्का चमकता हुआ टुकड़ा रखा हुआ था। पीला, क्रिस्टलीय और सतह के नीचे दिल की धड़कन की तरह स्पंदित। एक आत्मा पत्थर, एक असली वाला, अछूता, कच्चा और ऊर्जा से स्पंदित। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। शायद समय की पूरी बर्बादी नहीं, लेकिन डिब्बा अभी भी खराब था। मैथ्यू अभी भी चमकते पत्थर को घूर रहा था जब भूत लड़की थोड़ी करीब आ गई। अब इस पर अपना खून डालो, उसने कहा, जैसे कि उसने अभी अभी उसे स्टेक पर नमक छिड़कने के लिए कहा हो। उसने उसकी ओर देखा। क्या? तुम्हारा खून? बस एक बूंद। ऐसा करो। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को पार कर रहे थे। क्यों? उसने पूछा। तो आप मुझे किसी राक्षसी कलाकृति की तरह इसके अंदर सील कर सकते हैं? मैंने यह जानने के लिए पर्याप्त साधना उपन्यास पढ़े हैं कि यह कैसे होता है। भूत लड़की ने अपनी आंखें घुमाईं। कृपया, अगर मैं आपको सील करना चाहता तो मैं एक ऐसा कंटेनर चुनता जो चमकदार लंच बॉक्स जैसा नहीं दिखता। मैथ्यू हिले नहीं। मैं गंभीर हूं। बात क्या है? उस बक्से को आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके मंत्रमुग्ध कर दिया गया था, उसने समझाया। ऐसा दिखने का इरादा कभी नहीं था। यह एक भेष है। यह अनुकूलन करता है। जब मालिक मर जाता है तो यह खुद को सील कर लेता है और चोरी होने से बचने के लिए सबसे हानिरहित, दयनीय दिखने वाले आकार में डिफॉल्ट हो सकता है। तो एक प्लास्टिक का खिलौना? उसने पूछा। हाँ, यह अचूक है। कोई भी नहीं सोचेगा कि इसमें कुछ मूल्यवान है। उसने इस पर इशारा किया। और इसे खोलने के लिए पत्थर को एक नए मालिक से बांधना होगा। वह आप हैं। खून ही कुंजी है। मैथ्यू ने अपना सिर झुका लिया। तो यह एक छिपा हुआ स्थानिक उपकरण है? बिल्कुल। आप इसे जो चाहें कहें, पॉकेट क्षेत्र, भंडारण स्थान, ब्रह्मांडीय दराज, यह उन चीजों की तरह काम करता है जिनके बारे में आपने पढ़ा है। वही अवधारणा। उसने डेस्क पर पैर थपथपाया, फिर भी उसकी ओर देखता रहा। और मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। उसने कंधे उचकाए। आप ही हैं जिसने इसे खोदा है। इसके अलावा केवल रक्त ही इसे सक्रिय करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसे फेंक दें। मैथ्यू रुक गया। फिर आह भरी। अच्छा, इससे पहले कि वह दराज खोलता और एक छोटा उपयोगिता ब्लेड निकालता, वह खर्राटे लेता। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपनी हथेली पर खींच लिया, इतना गहरा कि खून की एक बूंद भी उसमें समा जाए। फिर निर्देशानुसार उसने बूंद को पत्थर पर गिरने दिया। प्रतिक्रिया तत्काल थी। ठीकरा भड़क उठा, उसमें से स्थिर लय में प्रकाश निकल रहा था, जैसे वह अभी अभी वापस जीवित हो गया हो। फिर प्रकाश फैल गया, बक्से के अंदर रेंगते हुए, सूखे कपड़े को भिगोती हुई आग की तरह। जैसे ही बॉक्स बदलना शुरू हुआ, मैथ्यू पीछे हट गया। जंजीरें टूटकर दूर जा गिरीं। प्लास्टिक अपने आप मुड़ गया, खिसक गया और मुड़ गया। 5 सेकंड से भी कम समय में यह बिल्कुल नए आकार में बदल गया। एक बैकपैक? मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वह करीब आया और अंदर झुक गया। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। यह बिल्कुल उसके वर्तमान स्कूल बैकपैक जैसा दिखता था। एक समान आकार, वही घिसा-पिटा जिपर टैग। यहां तक कि उस कोने पर हल्की सी खरोंच भी जहां उसने पिछले महीने एक लॉकर से इसे रगड़ा था। उसने कमरे के कोने में बैठे व्यक्ति पर नजर डाली। अगल-बगल समानता बेतुकी थी। भूत लड़की ने उसके पीछे मंडराते हुए कहा, परिवर्तन उस पर आधारित है जो आपने पहले देखा है। यह आपके द्वारा शारीरिक रूप से देखे गए किसी भी आकार की नकल कर सकता है। भेस इसे घुलने मिलने में मदद करता है।
स्मार्ट है ना? मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत होशियार। वह नए बैग के पास तैरती हुई नीचे आ गई। आपको अब इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उसने किया। लगभग तुरंत ही उसकी जागरूकता में कुछ बदलाव आया, जैसे एक नई भावना अभी अभी आई हो। उसे बैग के अंदर जगह महसूस हो रही थी। वास्तविक स्थान। डिब्बे या छिपे हुए पाउच नहीं, बल्कि वास्तविक मात्रा। गहरा, विस्तृत स्थान जैसा कि उपन्यासों में वर्णित है। अंदर चीजें थीं। वह उनका नाम नहीं बता सका, लेकिन वह उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह वास्तविक है, उसने चुपचाप कहा। यह वास्तविक स्थानिक भंडारण है। मम्हम्मा वह थोड़ी नाराज लग रही थीं। अगर मुझे पता होता कि यह चीज इतनी मूल्यवान है तो मैंने इसे रख लिया होता। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा। लेकिन आपने कहा था कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ समझ सकती थी, उसने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह एक विरासत ग्रेड पॉकेट डोमेन था। वे दुर्लभ और पुराने हैं। मैथ्यू ने बैग फिर से उठाया और उसे अपने हाथों में पलट लिया। आप मुझे बता रहे हैं कि यह नेक्सियन जैसे किसी व्यक्ति का था? उसे तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्या वे किसी की चीजें चुरा रहे हैं। मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर सकता या इसे महसूस भी नहीं कर सकता। इस तरह की कलाकृतियां विशेष रूप से नेक्सियंस की हैं। इसकी स्थिति को देखते हुए मैं कहूंगा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की है। इन दिनों इसे प्राप्त करने का आपका एकमात्र मौका नीलामी के माध्यम से है, और वे हास्यास्पद रूप से महंगे हैं और ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई पैसे का उपयोग करके खरीद सके। उन्होंने कहा, बहुत बुरी बात है कि उन्होंने इसे बदसूरत जिम सॉक की तरह डिजाइन नहीं किया। किसी ने भी इसे नहीं छुआ होगा। हाँ, लेकिन तब आपके पास भी नहीं होगा। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी बैग को घूर रहा था। इतने लंबे समय में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अभी कुछ वास्तविक हासिल किया है। न केवल एक उपकरण, बल्कि कुछ वास्तविक, कुछ मूर्त जिसे वह समझ सके। जल्दी से उसने ध्यान केंद्रित किया और लगभग तुरंत ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अध्याय 56, एक काल्पनिक नायक। मैथ्यू ने एक सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर से ध्यान केंद्रित किया। यह उसके दिमाग में एक दरवाजा खोलने जैसा था। जैसे ही उसका ध्यान बैकपैक पर गया, कुछ बदल गया। वजन का एक अजीब एहसास, भारी नहीं, बस मौजूद, उसकी जागरूकता के किनारे पर प्रकट हुआ। एक जगह, लगभग 2 मीटर लंबा, शायद ऊंचाई में थोड़ा कम। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ कदम चलने या अपनी बाहें फैलाने के लिए पर्याप्त था। यह धुंधला सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी कोठरी में बिना लाइट बल्ब के खड़ा हो, लेकिन वह अभी भी इसके अंदर की सामग्री को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे ऐसी वस्तुएं नहीं थीं जिन्हें वह अपने सामने देख सकता था, लेकिन उसके दिमाग ने उन्हें उसी तरह दर्ज किया जैसे आप अपनी जेब में रखी वस्तुओं को याद रखते हैं। उसने अपना ध्यान सीमित कर लिया। वह अंतरिक्ष के कोने में पत्थरों के ढेर को महसूस कर सकता था, आकार और आकार में भिन्न, बिखरे हुए, जैसे किसी ने उन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे फेंक दिया हो। उन्हें व्यवस्थित या सुरक्षित नहीं किया गया था, बस उन्हें वहीं फेंक दिया गया था जैसे कि वे आम चट्टानों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वहां अन्य चीजें भी थीं, लेकिन उन्होंने पहले पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। उसने पलकें झपकाईं। कोई रास्ता नहीं। वह बुदबुदाया। वह बैकपैक में पहुंचा और एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण बाद उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खींच लिया, और ऐसे ही उसके हाथ में एक काला पत्थर आ गया। वह उसे घूरता रहा। यह काले बाजार के पत्थर के समान था, जो घर लौटते ही उसकी जेब से गायब हो गया था। उस समय उसने सोचा कि उसने इसे गिरा दिया है या किसी ने इसे ले लिया है। अब वह जानता था कि गलती से इसे अवशोषित करने के बाद यह गायब हो गया होगा। अब उसने सोचा तो यह पत्थर उससे भी बड़ा था। तो यह एक आत्मिक पत्थर था, मैथ्यू ने बुदबुदाया। इसीलिए मुझे भूत दिखाई देने लगे। भूतिया लड़की उसके पीछे मंडराने लगी। ऐसा लगता है कि जब आपने स्पिरिट स्टोन उठाया तो आपकी क्षमताएं जबरदस्ती उत्तेजित हो गईं। जागने का यह सबसे सुरक्षित तरीका नहीं है, लेकिन कम से कम इसने काम किया।
आपका क्या मतलब है, यह काम कर गया? उसने पूछा। भूत लड़की ने संकोच नहीं किया। आमतौर पर जो व्यक्ति किसी बुजुर्ग की मदद के बिना जागता है वह मर जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जीवित हैं। वे क्यों मरेंगे? मैंने सोचा कि नेक्सियन पत्थरों का उपयोग करने के लिए बने हैं, क्योंकि जागृति के लिए आपके शरीर को ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करने के लिए किसी बुजुर्ग की मदद की आवश्यकता होती है। उसने उत्तर नहीं दिया। उनकी एक बार मौत हो चुकी थी, शायद यही वजह थी कि इस बार वो बच गए। मैथ्यू ने पत्थर को अपने हाथ में पलट लिया। यह ऊर्जा के साथ धीमी गति से स्पंदित हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उसने पहली बार अवशोषित किया था। तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं? वह करीब आई और बैग की ओर सिर हिलाया। बधाई हो, आपको आधिकारिक तौर पर संसाधनों का भंडार मिल गया है। अब आप उनका उपयोग अपनी नेक्सियन क्षमताओं को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। मैथ्यू ने भौं उठाई। अगर मैं खेती करूं तो क्या मैं उड़ सकता हूं? उसने आंखें झपकाईं। क्या? तुम्हें पता है? वह पूरी तरह से गंभीर होकर बोला। जैसे तलवार चलाना, आग के गोले फेंकना, शायद बिजली बुलाना। भूत लड़की ने उसे घूरकर देखा। काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह जोर से हंस पड़ी। हे भगवान, उसने हंसी के बीच कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप एक काल्पनिक नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैथ्यू ने उत्तर दिया, मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैं बस जांच कर रहा हूं, यदि वह उड़ नहीं सका तो वह और क्या कर सकता था? सिर्फ भूत देखते हैं? उन्हें छुएं और उनकी यादों को आत्मसात करें। मैं एक मुक्के से भी लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता, उसने सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा। फिर भूतनी लड़की जवाब में केवल हंसी। आप तलवार पर उड़ने वाले नहीं हैं, उसने कहा। यह एक मार्शल आर्ट कॉमिक नहीं है। यहाँ अभ्यास करना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने और शांत वाक्यांशों को चिल्लाने के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक सहनशक्ति के बारे में है। ताकत, गति, जागरूकता, नियंत्रण। तो कोई बिजली नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की। तब तक नहीं जब तक आप उस आत्मीयता के साथ पैदा नहीं हुए हों या सही दिशा में प्रशिक्षित न हो। फिर भी यह ऊर्जा का नियंत्रित विमोचन है, न कि तूफान बुलाना। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया। निराशाजनक अपने दुश्मनों को एक ही नज़र से स्तब्ध कर देने या इमारतों को उड़ाने या किसी के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए उसे मुक्का मारने और भूकंप आने की आधी अधूरी उम्मीद थी। वास्तविकता में आपका स्वागत है, उसने कहा। हालांकि आप अभी भी औसत इंसान से कहीं अधिक करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप सीख लेंगे कि उन पत्थरों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। मैथ्यू ने फिर से काले पत्थर की ओर देखा। इसके अंदर की ऊर्जा दूसरी दिल की धड़कन की तरह उसकी हथेली पर स्पंदित हुई। तो यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। यदि नेक्सियन सब कुछ कर सकते हैं तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अभी तक दुनिया पर विजय नहीं पाई है? उसने पूछा। यह एक वैध प्रश्न है, उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, भूतिया लड़की की बात में दम था। यदि नेक्सियन इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने अभी तक दुनिया पर शासन क्यों नहीं किया? कुछ सीमाएं होनी चाहिए। आखिरकार लड़की ने उसे फर्श पर बैठने का इशारा किया। उसकी नजर बैग पर पड़ी। इसके बारे में चिंता मत करो, उसने कहा। तुम्हारे अलावा इसे कोई और नहीं खोल सकता। ओह, मैथ्यू ने सिर हिलाया और अपने बिस्तर के पास फर्श पर गिर गया। पत्थर अभी भी हाथ में था। भुतहा लड़की बाहें फैलाए उसके पास मंडरा रही थी। वह वहीं, वह आपकी बैटरी है, आपका ईंधन टैंक, आपकी जीवन रेखा। उसने पत्थर की ओर इशारा किया। नेक्सियन आशा या एड्रेनालाइन या भोजन पर नहीं चलते हैं। स्पिरिट स्टोन के बिना हम जल जाते हैं, और जब हम जल जाते हैं तो मर जाते हैं। मैथ्यू ने अपनी हथेली में चमकते हुए टुकड़े को देखा। तो यह बात है। बड़ा रहस्य। नेक्सियन स्पिरिट स्टोन के बिना भी काम नहीं कर सकते। यह दयनीय है ना? उसने ठीकरा अपने हाथ में पलट लिया। यह सारी शक्ति और यह मूल रूप से किराए पर है। कोई पत्थर नहीं, कोई ताकत नहीं, बस एक टिक टिक करती घड़ी और एक धीमा पतन।
क्या यह वास्तव में चुने हुए लोग चिल्लाता नहीं है? बिल्कुल, उसने कहा। हम अतिमानव नहीं हैं। हम अस्थिर प्रोटोटाइप हैं जो दिखावा करते हैं कि हमें नियंत्रण मिल गया है। अफसोस की बात है कि यह हमारे खून में बहता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो इससे बच सकते हैं। मैथ्यू अपनी उंगलियों के बीच पत्थर घुमाते हुए दीवार के सहारे पीछे झुक गया। चमक उसकी त्वचा पर चमक रही थी, हल्की लेकिन जीवंत। अब जब उसने इसकी शक्ति देखी तो उसे समझ में आया कि क्यों दूसरों ने इसे पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, और क्यों इसके बिना वे अलग हो जाएंगे। लड़की ने कहा, अफसोस की बात है कि स्पिरिट स्टोन अंतहीन नहीं हैं। रत्नों की तरह वे दुर्लभ हैं। और एक बार जब वे चले गए तो बस इतना ही। इसलिए खदान का मालिक होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वह थोड़ा और करीब आ गई, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वैसे भी हर नेक्सियन एक नियम का पालन करता है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मैथ्यू ने संकोच नहीं किया। आपके उपहार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। आपने अभी तक बिल नहीं देखा है। उसने आंखें झपकाईं। क्या? क्या मैं गलत हूं? उसने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, वास्तव में यह अच्छा है। लेकिन वह नहीं जो मेरा मतलब था। ओह, फिर यह क्या है? अध्याय 57, एक और दुनिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। मेरा मतलब था, कभी किसी को यह न बताएं कि आपकी क्षमता क्या है। तो यह स्पिरिट स्टोन के बारे में नहीं है? मैथ्यू ने पूछा। वह पत्थरों के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि नियम इसके बारे में था। नहीं, पत्थर सिर्फ आपका ईंधन है। लेकिन नियम, एक नियम जिसका पालन सभी नेक्सियन करते हैं, वह यह है, कभी किसी को यह न बताएं कि आपकी क्षमता क्या है। मैथ्यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया लेकिन बोला नहीं। उसने इंतजार किया। हर नेक्सियन में एक कोर होता है, उसने समझाया। हम इसे नेक्सस कोर कहते हैं। यह आपके आध्यात्मिक इंजन की तरह है। यह आपके लिए अद्वितीय है। आपकी क्षमता, आपकी आत्मीयता, हर चीज इससे निकलती है। इसमें आपकी कक्षा, बाइंडर, कंड्यूट, कुछ भी शामिल है। लेकिन बात यह है कि एक बार किसी को पता चल जाए कि आपके पास किस तरह का कोर है, तो वे इसे लक्षित कर सकते हैं। वह नीचे की ओर तैरती हुई उसके ठीक सामने रुक गई। कुछ नेक्सियन, विशेष रूप से उन्नत लोग, किसी अन्य व्यक्ति के मूल से सीधे ऊर्जा निकाल सकते हैं, जब तक कि यह उनके साथ संगत है। वे इसका उपयोग करते हैं, इसे खत्म कर देते हैं, इसे हाईजैक कर लेते हैं। कभी कभी यह केवल अस्थायी होता है, अन्य समय यह स्थायी होता है। मैथ्यू ने उसे घूर कर देखा। वहां कोर के लिए एक काला बाजार है, उसने जारी रखा। कुछ लोग सिर्फ स्पिरिट स्टोन ही नहीं काटते हैं, वे नेक्सियन की कटाई करते हैं। यही कारण है कि आप अपनी क्षमताओं या रहस्यों को साझा नहीं करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ भी नहीं। क्योंकि अगर कोई यह पता लगाता है कि आपका मूल क्या करता है, तो यह उन्हें आपको खत्म करने का खाका सौंपने जैसा है। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने फिर से अपने हाथ में मौजूद पत्थर को घूरकर देखा। इसकी चमक हल्की हल्की स्पंदित हो गई, वैसी ही जैसी उसके छूने के बाद से थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके चारों ओर बंद हो गईं, उसकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जमीन पर गिराने के लिए। यह सिर्फ स्पिरिट स्टोन के बारे में नहीं था, या फिर भूतों को देख पाना। वह सतही स्तर की चीज थी। वहां ऐसे लोग थे जो आपके मूल को चीरने के लिए काफी ताकतवर थे। इसे हथियार बनाओ, बेच दो, इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन रियल एस्टेट सौदे करते हुए, अपनी नौका पर शराब पीते हुए, स्टॉक प्रतिशत और लाभ मार्जिन के बारे में बहस करते हुए बिताया। वह सोचता था कि मुकदमे खतरनाक हैं, कि अनुबंध खोने से वह बर्बाद हो जाएगा। अपने पिछले जीवन में, अपनी मृत्युशैया पर कैथरीन के विश्वासघात को उजागर करने से पहले, उनकी सबसे बड़ी चिंता करों से बचने और अपने जीवन विकल्पों के कारण अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर थी। अब वह एक कमरे में एक तैरती भूत समुराई लड़की के साथ बैठा था।
जिसके एक हाथ में चमकती हुई चट्टान थी और सीख रहा था कि उसके शरीर को भूमिगत नेक्सियन तस्करों के लिए एक संभावित ऊर्जा स्रोत माना जाता था। तो कोई किसी के मूल को तभी अवशोषित कर सकता है जब वे संगत हों। क्या होगा यदि वे गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को अवशोषित कर लें जो उनके अपने मूल के साथ संगत नहीं है? वह पूछे बिना नहीं रह सका। वे दागी हो जाते हैं, अपना विवेक खो देते हैं। भूत लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके चारों ओर की हल्की चमक आंधी में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। वे खुद को खो देते हैं, उसने आवाज धीमी करते हुए कहा। एक असंगत कोर को अवशोषित करना सिर्फ चोट नहीं पहुंचाता है, यह आपको अंदर से बाहर तक फिर से लिखता है। आत्मा टूट जाती है, दिमाग बिखर जाता है। आपका शरीर खुद को किसी ऐसी चीज में ढालने की कोशिश करता है जिसे वह कभी नहीं बनाना चाहता था। वह धीरे धीरे किनारे की ओर चली गई। उसकी नजर मैथ्यू के हाथ में मौजूद स्पिरिट स्टोन पर टिक गई। यह छोटे से शुरू होता है, उसने जारी रखा। दुःस्वप्न जो आपके जागने पर समाप्त नहीं होते हैं। मतली, हड्डियों में दर्द, आवाजें ऐसी बातें फुसफुसाती हैं जो आपने कभी नहीं सुनी हैं, उन भाषाओं में जिन्हें आप नहीं जानते हैं। फिर आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, बहुत गर्म जलना, अगले ही पल जमा देने वाली ठंड। लोग इसे नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। वे जल जाते हैं। या इससे भी बदतर, उसकी आंखों ने उसे फिर से ढूंढ लिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वे उत्परिवर्तन करते हैं। मैथ्यू की भौहें हिल गईं। म्यूटेट, उसने सिर हिलाया। आत्मा विकृति, आपका नेक्सस कोर मुड़ जाता है। ऊर्जा खींचने के बजाय यह लीक हो जाता है। आप सब कुछ, स्पिरिट स्टोन, अन्य नेक्सियन, यहां तक कि अपने आसपास के सामान्य लोगों को भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। बस उनके पास खड़े होकर। वह थोड़ा मुड़ी, उसका रूप आधे सेकंड के लिए टिमटिमाता रहा, मानो इसकी याद भी उसे बेचैन कर रही हो। आखिरकार आप इंसान बनना बंद कर देते हैं। कुछ रेतबोर्न बन जाते हैं, खोखले गोले जो कोर के लिए भूखे होते हैं। अन्य इतनी दूर तक भी नहीं पहुंच पाते। वे अपने आप में ढह जाते हैं। कच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ब्लैक होल। और जब वे विस्फोट करते हैं। उसने एक उंगली उठाई और तड़क गई। बूम! पिछले साल शंघाई में एक विस्फोट ने पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया था। कांच और राख के अलावा कुछ नहीं बचा। मैथ्यू को अपनी हथेली में एक बार फिर स्पिरिट स्टोन स्पंदन महसूस हुआ, जो अब भारी हो गया है। वजन में नहीं, बल्कि निहितार्थ में। तुम्हारे पास एक कोर है, उसने कहा। उसकी आवाज अब तेज हो गई है। एक आत्मीयता, एक रास्ता। इससे भटक जाओ और प्रतिक्रिया सिर्फ तुम्हें नहीं मारेगी, यह तुम्हें मिटा देगी। वह उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर झुक गई। तो अगली बार जब कोई शक्ति साझा करने या कौशलों को संयोजित करने की पेशकश करता है, तो आप इसे याद रखें, कुछ सौदे रिफंड के साथ नहीं आते हैं, केवल नतीजा। उसने अपनी नजरें झुका लीं। परिप्रेक्ष्य में बदलाव ने कड़ा प्रहार किया। अपने पिछले जीवन में अपने साम्राज्य का निर्माण करते समय उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पैरों के नीचे एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग स्पिरिट स्टोन के लिए हत्याएं करते हैं, पागलपन की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे के रहस्यों से लगातार डरते रहते हैं। यह पागलपन है, वह बुदबुदाया। नहीं, भूत लड़की ने कहा। यह वास्तविक है। आपने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैथ्यू ने उत्तर नहीं दिया। उसने नीचे बैकपैक की ओर देखा। इसके अंदर एक और दुनिया, एक ऐसा स्थान जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, और अपने बारे में एक रहस्य जिसे वह किसी को बताने में असमर्थ था कभी। और उसने अभी तक अपनी परीक्षाएं भी समाप्त नहीं की थीं। उसने एक आह भरी। अब चलो शुरू करें। मैं तुम्हें बुनियादी बातें सिखाऊंगा। अभी तुम्हें बस इतना ही जानना है। मैथ्यू ने फिर लड़की की ओर देखा। ठीक है। एक और शब्द कहने के बजाय भूत लड़की ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली के ठीक ऊपर मंडराती एक छोटी सी वस्तु को प्रकट किया। यह संगमरमर जैसा लग रहा था, चिकना, हल्की चमक वाला, लगभग पारभासी।
लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह पर तैरता था, वह धीरे धीरे स्पंदित होता था, जैसे कि वह जीवित हो। उन्होंने कहा, नेक्सियन के लिए बुनियादी ज्ञान या तकनीक को आगे बढ़ाने का यह सबसे कारगर तरीका है। मैंने बचपन से जो कुछ भी सीखा है वह इसके अंदर है। मेरे पिता ने मुझे यह दिया था, और उसके पहले उसके पिता ने उसे दिया था। मैथ्यू ने उसे घूरकर देखा, फिर उसकी ओर। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, उसने कहा। तो अगर मैं वह ले लूं? मैथ्यू ने चमकते संगमरमर पर नजर डालते हुए धीरे से कहा। क्या इससे मैं आपका बेटा नहीं बन जाऊंगा? लड़की की आंखें झपकीं, वह स्पष्ट रूप से गिरी हुई लग रही थी। आप क्या? नहीं। क्यों करेंगे? उसने पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, अगर तुम यह नहीं चाहते तो मैं बस। क्या होगा अगर यह कोई अजीब नियंत्रण चाल है? मैथ्यू ने बात काटते हुए कहा। क्या होगा अगर इसे लेने से मैं आपका आध्यात्मिक गुलाम या कुछ और बन जाऊं? निश्चित रूप से वह वास्तव में उस तरह सोचने के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकती है ना। वह ठिठक गई, फिर उसकी ओर घूरकर देखने लगी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी को गुलाम बनाने के लिए मुझे यह सारी परेशानी उठानी पड़ेगी? क्या तुम बहुत अधिक पागल नहीं हो? क्या क्या किसी ने तुम्हें अतीत में धोखा दिया था? उसने जवाब में भौहें ऊपर उठाईं। इस महिला ने उससे सिर्फ इतना कहा था कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर वह उसके पागल होने के बारे में चिल्ला रही थी। किसी कारण से उसे यह महिला बहुत भ्रमित करने वाली लगी। अगर आत्मा का सार लोगों को नियंत्रित कर सकता है, वह जारी रही, अभी भी संगमरमर को पकड़े हुए थी। क्या आपको नहीं लगता कि अब हम भगोड़ों की तरह तहखानों और जंगलों में छिपने के बजाय इंसानों पर शासन कर रहे होंगे? मैथ्यू ने उत्तर नहीं दिया। वह बस संगमरमर को ऐसे घूरता रहा मानो उसके पैर निकल आए और वह नाचने लगे। यह भूत उसे कभी यह विश्वास नहीं दिला पाएगा कि कुछ नेक्सियन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। नहीं, उसने आसानी से मूर्ख बनने के लिए बहुत सारी फंतासी फिल्में देखीं और बहुत सारी किताबें पढ़ी। गंभीरता से उसने आगे कहा, तुम उतने खास नहीं हो। तुम सिर्फ वह आदमी हो जिसके साथ मैं फंसी हुई हूं। मैथ्यू ने सांस छोड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, इससे हम दो हो जाते हैं। अध्याय 58 आशा की एक झिलमिलाहट। क्या वह सोचती है कि मैं मूर्ख हूं? मैथ्यू अपने बिस्तर के पास घूमते हुए बुदबुदाया। जैसे मैं वास्तव में कुछ अजीब तैरता हुआ संगमरमर खाने जा रहा हूं, क्योंकि उसने कहा कि यह ठीक है। हाँ, नहीं धन्यवाद। उस छोटे से आदान प्रदान के बाद वह गायब हो गई थी। उफ, गया। संभवतः इस बात से नाराज था कि उसने एक अच्छे लड़के की तरह उसकी भूत ज्ञान की गोली नहीं निगली। तब से उसे नंगे हड्डियों वाले क्रैश कोर्स के साथ छोड़ दिया गया था। उसे दूर तैरने से पहले खड़खड़ाने के लिए मजबूर किया गया था। मैथ्यू ने अपने हाथ में स्पिरिट स्टोन को देखा। तो मैं बस इसे आत्मसात करने के बारे में सोचता हूँ, और यह काम करता है। वह पत्थर को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए बुदबुदाया। बस इसे आत्मसात कर लो। ठीक है। मैंने इसे पहले भी किया है, इसलिए इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। उनके अनुसार वह पहले ही उस दौर से गुजर चुका था जिसे स्पष्टतः जागृति कहा जाता था। आमतौर पर यह कुछ ऐसा था जो नेक्सियन बच्चों के साथ 16 और 21 के बीच होता था। क्या कोई है जो तब तक नहीं जागा? क्षमा करें, लेकिन उन्हें जीवन भर स्थायी बेंचवार्मर बनना होगा। जाहिरा तौर पर नेक्सियन में अद्वितीय डीएनए होता है, लेकिन यह दुर्लभ है, और कुछ बस वाहक नहीं होते हैं, खासकर एक मानव माता पिता से पैदा हुए लोग। इसका मतलब यह भी था कि केवल नेक्सियन माता पिता वाले व्यक्ति के पास ही नेक्सियन बनने का मौका था। इससे मैथ्यू को विराम लग गया। वह अपनी माँ या परिवार के किसी पक्ष से कभी नहीं मिला था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वह नेक्सियन थी या नहीं। जहां तक उनके पिता की बात है, वे कभी भी करीब नहीं थे, उन्हें भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैथ्यू बिस्तर के किनारे पर बैठा, अभी भी पत्थर को देख रहा था। 18। मैं 18 साल की उम्र में जाग गया था, उसने अपनी सांसों में कहा। उसने कहा कि यह सामान्य है। सामान्य? जैसे कि इस सप्ताह के बारे में कुछ भी सामान्य रहा हो। उसने एक हाथ से अपनी कनपटी को रगड़ा। तो सिरदर्द, भूख बढ़ना, अचानक ताकत बढ़ना। यह शक्ति नहीं है। यह मेरे शरीर को खराब कर रहा है।
बढ़िया, शानदार। जाहिर है मैं नेक्सियन होने को संभालने के लिए नहीं बना हूं। अभी तक नहीं। जाहिर है समाधान काफी सरल है। व्यायाम। बेशक यह है। द घोस्ट गर्ल ने कहा कि सभी नेक्सियन ने बचपन से ही शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। एक मजबूत भौतिक शरीर का होना सहज दर्द रहित जागृति की कुंजी है। वह रुका, फिर भौहें सिकोड़ लीं। तो 2 से 3 महीने की तैयारी, फिर मैं आरंभ स्तर पर पहुंच जाऊंगा। पहला स्तर। इसका क्या मतलब है? थोड़ा नियंत्रण, कुछ स्थायित्व, कुछ भी आकर्षक नहीं। और अधिकांश नेक्सियन, उनमें से 90% हमेशा के लिए उस स्तर पर रहते हैं। कोई अपग्रेड नहीं, कोई पावर अप नहीं, बस अटक गया। उसने अपना सिर खुजलाया। तो मूल रूप से मैं एक नौसिखिया हूं जो अभी तक पहले स्तर पर भी नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मैं अपने दम पर जाग गया हूं और मेरे पास कोई शक्तिशाली बुजुर्ग नहीं है जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। भूत लड़की ने इस बात पर जोर दिया था कि वह कितना भाग्यशाली था कि वह जागने से भी बच गया। उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी क्षमता सिर्फ भूतों को देखने की थी। यदि वह इतना भाग्यशाली नहीं होता, यदि उसकी क्षमता कुछ अधिक मजबूत होती, जैसे बढ़ी हुई ताकत या गति, तो वह निश्चित रूप से मर गया होता। उसने फिर से पत्थर की ओर देखा। ठीक है, वह बुदबुदाया। आइए इसे आजमाएं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई नाटकीय मुद्रा नहीं, बस इसे आत्मसात करने के बारे में सोच रहा हूं, जिस तरह से उसने इसे समझाया। कोई अजीब मंत्र या हाथ के इशारे भी नहीं। मैथ्यू को सबसे खराब की उम्मीद थी। कुछ डरावनी ईंधन वाली यात्रा, जैसे उसका जागना, सपने, आवाजें, जो भी वह दुःस्वप्न था। लेकिन यह अलग था। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, स्पिरिट स्टोन उसकी हथेली में गर्म हो गया। नाटकीय रूप से नहीं, बस नोटिस करने के लिए पर्याप्त है। फिर गर्मी उसके हाथ से होकर उसकी बाह तक पहुंची और सीधे उसके पेट के गड्ढे में गिर गई। यह जोर से उतरा। वह सख्त हो गया और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया। वहां यह था, वह कोर जिसका उसने उल्लेख किया था। शारीरिक तो नहीं, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। ठीक उसके अस्तित्व के केंद्र में कुछ खोखला और इंतजार कर रहा है। पत्थर से ऊर्जा उसमें ऐसे प्रवाहित हुई जैसे टूटे हुए कटोरे में पानी, और बाहर फैलने के बजाय वह घूमता रहा। यह दर्दनाक नहीं था, यह अजीब था। गरम, जैसे किसी ने उसके अंदर आग जला दी हो, लेकिन जल नहीं रही हो, बस दबा। विस्तार, स्थानांतरण, फैलना। फिर उसे यह महसूस हुआ, खून। यह धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे ज्वार उसके गले तक रेंग रहा हो। वह एक बार खांसा, फिर दोबारा, और लोहे का स्वाद चखा। पहले तो यह बहुत ज्यादा नहीं था। बस एक धार उसके होठों से निकलकर उसकी ठुड्डी से नीचे फिसल रही थी। भूत लड़की ने उसे इस भाग के बारे में चेतावनी दी थी। मत रुको, उसने कहा। घबराओ मत, बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक पत्थर जल न जाए। इसलिए वह स्थिर रहा। यह होने दिया। खून आता रहा। उसका मुंह चिकना लग रहा था। उसकी कमीज गीली थी। वह महसूस कर सकता था कि यह कॉलर को भिगो रहा है। 30 सेकंड बीत गए, फिर 40, फिर 50। उसने गिनती की। अभी भी जा रहा है। मैथ्यू के हाथ कांपने लगे। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और अपना ध्यान अपनी आंत की गर्मी पर केंद्रित किया। लगभग वहां उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज पतली थी। दबाव कम नहीं हुआ। 1 मिनट, अभी भी जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भूत ने कहा कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और 1 मिनट ही काफी होगा। पत्थर अब तक मंद पड़ जाना चाहिए था। इसके बजाय यह चमकता रहा। मजबूत, उज्ज्वल। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर कांप रहा था। उसके अंदर का कोर बहुत तेजी से स्पंदन कर रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। तभी बिना किसी चेतावनी के एक तेज लहर उसके पेट से टकराई। वह दोहरा हो गया और उल्टी करने लगा। खून, बहुत। उसके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था।
उसका संतुलन आगे की ओर बिगड़ गया और वह गंदगी में मुंह के बल गिर गया। उसके हाथ उसके नीचे तालाब में फिसल गए। नीचे उतरते समय उसका सिर गद्दे के किनारे से टकराया। कठिन नहीं है, लेकिन उसकी हवा निकाल देने के लिए पर्याप्त है। ब्लैकआउट से पहले उनका आखिरी विचार स्पष्ट था, वह लानत भूत लड़की। अब से वह कभी भी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा जो वह उसे बताएगी। मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अचानक दर्द ने उसके शरीर को झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन धिक्कारा। फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। हमेशा के लिए जो महसूस हुआ उसके बाद मैथ्यू की आंखें खुल गईं। कमरा धुंधला था, केवल बेडसाइड लैंप से रोशनी हो रही थी। उसे चालू करना याद नहीं था। लोहे की धात्विक गंध के साथ हवा भारी और तीखी थी। वह धीरे धीरे सिर पीटते हुए उठ बैठा और नीचे फर्श की ओर देखने लगा। खून अभी भी वही हैं, कुछ सूख गए, कुछ अभी भी गीले हैं। पॉलिश की गई लकड़ी पर बिखरी हुई स्याही की तरह मोटी मोटी धारियां फैल गईं। वह रात्रि स्तंभ पर अपने फोन के लिए पहुंचा। 4:03 पूर्वाह्न। वह लगभग 5 घंटे तक बाहर रहा। फिर भी उसके सीने में आशा की एक किरण जगी। शायद, बस शायद, सब कुछ काम कर गया था। अध्याय 59 नियंत्रण। मैथ्यू ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने खुद को बिस्तर से उतार लिया और गंदगी पर पैर रख दिया। उसके शरीर में दर्द हुआ, लेकिन पहले जैसा नहीं। यह अब ठोस था, जैसे उसके अंगों को कड़ा कर दिया गया हो, पुनः संगठित कर दिया गया हो, मजबूत कर दिया गया हो। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने पिछले जीवन के आखिरी कुछ वर्ष पक्षाघात की स्थिति में बिताए थे, उसके लिए यह नोटिस करना आसान था कि उसकी शारीरिक स्थिति बदल गई है। मैथ्यू ने फिलहाल खून से लथपथ फर्श को नजरअंदाज कर दिया। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस ली। फिर एक और। उसके शरीर में अभी भी जगह जगह दर्द हो रहा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। यह तंग था, दबा हुआ, कुशल। वह इसे महसूस कर सकता था, एक मशीन की तरह जिसे अभी अभी ट्यून किया गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। पहले तो सिर्फ सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे जागरूकता आ गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं। वह निश्चित रूप से अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, लेकिन उससे परे कुछ और था। और भी कुछ और ही बात थी। सतह के नीचे एक सूक्ष्म नाड़ी, उसकी नसें लगभग ऐसी लग रही थीं जैसे वह उनका पता लगा सकता है। उसने और अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसने तुरंत देखा कि उसके शरीर, हाथ, पैर और छाती में खून बह रहा है। उनमें जीवन था। तभी उसकी जागरूकता के किनारे पर एक हल्की सी गूंज उभरी। उन्होंने आंखें खोलीं। कमरा खाली था। कोई संचलन नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर भी वह उन्हें महसूस कर सकता था। भूत। उसके आसपास 20, शायद 30 मीटर दायरा विस्तृत था। कुछ कमरों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। बाहर दालान, यहां तक कि नीचे की मंजिल के कुछ हिस्से भी। नीचे प्रवेश द्वार के पास 2 हल्के हस्ताक्षर थे। पश्चिमी विंग में, पुराने अध्ययन कक्ष के ठीक पीछे, एक और व्यक्ति गतिहीन होकर मंडरा रहा था। दूसरी मंजिल पर बाईं ओर एक व्यक्ति टहल रहा था। और ठीक उसके दरवाजे के बाहर वह महसूस कर सकता था कि कोई शांत खड़ा है, मंडरा रहा है। उसकी इंद्रियां एक क्षेत्र की तरह मानचित्रित हो गईं। वह उन्हें ट्रैक कर सकता था। दूरियां, हलचलें, स्थान, वह ठीक ठीक जानता था कि वे कहाँ हैं। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वह दीवार की ओर मुंह करके घूम गया। तुम बेंत वाले हो, है ना? वह बड़बड़ाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन वह पहले से ही जानता था। वह इसे देख सकता था। फीकी छाया। एक आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई है और उसका पैर मुड़ा हुआ है। उसका चेहरा किसी विस्फोट या आग से आधा उड़ गया है। मैथ्यू ने अपना सिर झुका लिया। उसने इस घर के अतीत के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उसके पास इसकी जांच करने का समय नहीं था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वहां कितने लोग मरे। उसे आश्चर्य हुआ, भूत टिमटिमाया, जैसे वह चौंक गया हो। मैथ्यू मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपना ध्यान अंदर की ओर लाया। कोर। यह अभी भी वहां था। भौतिक नहीं, परंतु निश्चित है।
कल रात यह पारदर्शी महसूस हुआ, कमजोर, साबुन के बुलबुले की तरह जो किसी भी क्षण फूट सकता है। अब यह सघन था, ठोस, जैसे उसकी छाती के बीच में एक छोटा सा संगमरमर धंसा हुआ हो। यह धीमी गति से स्पंदित हुआ, इसकी लय उसके दिल की धड़कन से मेल नहीं खाती थी। उसे याद आया कि भूत लड़की ने उससे क्या कहा था। जागृति तो बस पहला कदम था, कोर को महसूस करना सामान्य था, लेकिन इसे ठोस बनाना दूसरी बात थी। एक बार जब उसका मूल मजबूत हो जाएगा तो वह आधिकारिक तौर पर पहल स्तर में प्रवेश करेगा और कुछ और क्षमताओं को जागृत करेगा। वह अभी तक वहां नहीं था, पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह करीब था। वह थोड़ा आगे झुक गया, आंखें बंद कर लीं। उसने अपना सब कुछ संगमरमर जैसे कोर पर केंद्रित कर दिया। संवेदनाओं को शांत होने दो। दबाव, गर्मी, गुरुत्वाकर्षण, यह विकसित नहीं हुआ, लेकिन यह गुनगुनाता रहा। शायद कल, शायद एक हफ्ते में, लेकिन वह वहां पहुंच रहा था। उसकी भविष्यवाणी से भी तेज। लेकिन उससे पहले उसने फिर आंखें खोलीं। फिलहाल मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं और ऐसा लगता है कि वे भी मुझे महसूस कर सकते हैं। इससे पहले केवल कुछ मुट्ठी भर आत्माओं ने ही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अधिकांश भटके हुए, अनजान या उदासीन। अब उनका ध्यान अलग लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वे उसके बारे में जानते थे। कुछ बदल गया था। अपने मूल को मजबूत करने से उसकी क्षमताएं और मजबूत हो गईं। वह अच्छी बात थी या नहीं, वह अभी तक नहीं बता सके। उसने निकटतम उपस्थिति की ओर देखा। क्या वे अब मुझसे बात कर सकते हैं? वह बड़बड़ाया। भूतों से बात करना। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वह क्षमता बहुत अच्छी लग रही थी। उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया और अपने दरवाजे के बाहर भूत के बारे में सोचा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, भूत को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया और वह वास्तव में उसकी दिशा में मुड़ गया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैथ्यू ने सोचा। जब भूत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वह बुदबुदाया, उसकी आवाज तेज थी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? फिर भूत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। तो यह उसे समझ तो सकता है, लेकिन उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। उसने उसे खोला और जैसा कि उसे उम्मीद थी, भूत बाहर था, मंडरा रहा था, उसे घूर रहा था। मैथ्यू ने कहा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? भूत फिर से चमका, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उनके शब्दों को स्वीकार किया। इस बार मैथ्यू ने उसे छू लिया। फिर से यह टिमटिमा गया, लेकिन इस बार मैथ्यू के शरीर ने इसे अवशोषित नहीं किया। अतीत में यह अलग था। उस समय कोई विकल्प नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं। जैसे ही कोई भूत बहुत करीब आता, उसके शरीर में कोई चीज लात मारती, एक स्वचालित खींचने वाली शक्ति। उसकी छाती में दबे एक निर्वात की तरह, चाहे वह चाहे या न चाहे, उन्हें सोख लेता है। भूत बस गायब हो जाएगा, सीधे उसके अंदर खींच लिया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मैथ्यू ने टिमटिमाते रूप में अपनी उंगलियों को दबाते हुए भूत को फिर से छुआ। वह कांपा और थोड़ा डगमगाया, लेकिन बरकरार रहा। अभी भी मंडरा रहा है। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। फिर वह भीतर की ओर, अपने मूल की ओर पहुंचा। उसने भूत को अपने चारों ओर की ऊर्जा के हिस्से के रूप में चित्रित किया, उस क्षेत्र का विस्तार जिसे उसने पहले महसूस किया था। यहां आओ, वह फुसफुसाया। फिर उसने ध्यान केंद्रित किया। इस बार बदलाव तत्काल था। उसके हृदय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक। उसकी छाती में एक सूक्ष्म दबाव बन गया। भूत कांप उठा। इसके किनारे धुंधले हो गए, फिर उसकी ओर खींच गए। खिंचाव वापस आ गया था, लेकिन इस बार यह अनियंत्रित नहीं था। मैथ्यू महसूस कर सकता था कि ऊर्जा उसकी उंगलियों के माध्यम से और उसके शरीर में फिसल रही है, जो उसके अंदर संगमरमर के आकार के कोर की ओर खींची जा रही है। यह एक ठंडे बर्तन में गर्म पानी की धारा बहने जैसा था। स्पिरिट स्टोन जितना तीव्र नहीं, लेकिन समान। चिकना, कोमल, प्राकृतिक।
मैथ्यू ने उसे गले लगाते हुए मुस्कुराया। भूत टुकड़े टुकड़े होकर सिकुड़ता गया जब तक कि केवल झिलमिलाहट नहीं रह गई। फिर वो भी चले गए। मैथ्यू ने उसकी छाती पर हाथ रखा। कोर फिर से स्पंदित हुआ, पहले से थोड़ा अधिक मजबूत। उसने सांस छोड़ी, होंठ मुस्कुराने लगे। तो अब मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। वह इसे महसूस कर सकता था। अवशेषी गर्मी कोर से बाहर की ओर फैल रही है। अभिभूत करने वाला नहीं, स्पिरिट स्टोन से लगभग घातक अधिभार जैसा नहीं। ये हल्का था। क्लीनर, ऊर्जा का एक टुकड़ा, अब उसका। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कुछ था। और अधिक महत्वपूर्ण बात, वह अब इसे नियंत्रित कर सकता था। मैथ्यू ने अपनी आंखें खोलीं और धीमी सांस छोड़ी। भूतों से बात करना, यह अभी भी हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वह जानता था कि उनके साथ संवाद करने से पहले यह केवल समय की बात थी। क्षमता शायद इस प्रक्रिया में कहीं दबी हुई थी, बस उसके सही स्तर, सही स्थिति तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। लेकिन हर भूत एक जैसा नहीं होता। उसके विचार जेरोम की ओर चले गए। वह आदमी जिसने उस भूमिगत नीलामी घर में उसे मारने की कोशिश की थी। वह मुलाकात ऐसी नहीं थी। जेरोम की आत्मा दूसरों की तरह न तो टिमटिमाती थी और न ही आंख मूंदकर इधर उधर तैरती थी। इसकी उपस्थिति और जागरूकता थी। और उससे भी अधिक, जेरोम बात कर सकता था। वह उसे छू सकता था। उसने सोचा कि कैसे जेरोम ने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की और फिर उस आदमी की तस्वीर स्कूल पर चिपका दी गई। जेरोम स्पष्ट रूप से मर चुका था और उसने कुछ और भी बचा रखा था। बुद्धिमत्ता, भावनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ यादें। मैथ्यू बुदबुदाया, जेरोम ऐसे नहीं थे। जेरोम को ठोस महसूस हुआ था। ताकतवर। वह जिन लोगों से मिला उनमें से अधिकांश लोगों से अधिक मजबूत। इस बीच बाहर का भूत बमुश्किल प्रतिक्रिया दे सका, बोलना तो दूर की बात है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जेरोम की हाल ही में मृत्यु हो गई थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कितने समय पहले हुई, इसका किसी चीज पर असर पड़ता है। तभी उसके मन में एक और विचार आया। यदि भूतों के भी स्तर होते तो क्या होता? अध्याय 60, शापित और प्रेत बाधा। अफसोस की बात है कि इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसने कमरे के चारों ओर देखा, उसकी नजर खून के तालाब की ओर थी। उसे सफाई की जरूरत थी। वह बाथरूम की ओर गया, तौलिए का एक बंडल उठाया और फर्श पर लौट आया। उसने जो कुछ भी पाया उसे मिटा दिया, धीमी, स्थिर चाल, जब तक कि लकड़ी फिर से दिखाई न दे। खून काला होने के बावजूद उस पर दाग नहीं लगा था। वह अजीब हिस्सा था। यह तेल की तरह साफ हो गया, लेकिन गंध बनी रही। जब तक उसने साफ-सफाई खत्म की, तौलिए को प्लास्टिक की थैली में डाला और शॉवर में कदम रखा, तब तक सूरज चढ़ना शुरू हो गया था। जब वह अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर निकला, तो घड़ी में 6:12 बज रहे थे। मैथ्यू ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने कमरे से नीचे रसोई की ओर चला गया। उसने कुछ जिसमें ब्लीच लगा हो, हड़पने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि क्रिस्टोफ पहले से ही द्वीप काउंटर के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। आपका नाश्ता तैयार है, यंग मास्टर, क्रिस्टोफ ने ट्रे की ओर सिर हिलाते हुए कहा। मैथ्यू आधे सेकंड के लिए रुका। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मुझे बस ऊपर अपने कमरे के लिए कुछ लेना है। वह पीछे मुड़ा और अपने कमरे में लौट आया। इस बार उसने कपड़े धोने की जगह के पास सफाई कैबिनेट से कीटाणुनाशक की एक बोतल खींच ली। कोनों पर छिड़काव करने, सब कुछ पोंछने और बिस्तर के फ्रेम पर छींटों की दोबारा जांच करने के बाद उसने इस्तेमाल किए गए चिथड़ों को तौलिए के समान बैग में डाल दिया और कसकर गांठ लगा दी। जब वह फिर से नीचे आया, तो क्रिस्टोफ अभी भी इंतजार कर रहा था, एक कप कॉफी पी रहा था। क्रिस्टोफ, मैथ्यू ने बोतल एक तरफ रखते हुए कहा, क्या आप आज बाद में मेरे कमरे की जांच कर सकते हैं? बस सुनिश्चित करें कि इसमें मौत जैसी गंध न हो। क्रिस्टोफ ने भौहें चढ़ाईं लेकिन सवाल नहीं पूछा। समझ गया। क्या मैं आपके द्वारा छोड़े गए किसी भी कचरे का निपटान कर दूं? मैथ्यू ने कहा, मैंने इसमें से अधिकांश से छुटकारा पा लिया है। बस हर चीज को फिर से कीटाणुरहित करें। मजबूत सामान का प्रयोग करें। क्रिस्टोफ ने संक्षिप्त सिर हिलाया।
बहुत अच्छा। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभाल लूंगा। मैथ्यू काउंटर पर बैठ गया और खाना खाने लगा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्लेट साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका शरीर भूख से मर रहा था, जैसे उसे खोखला कर दिया गया है। उसने सोचा कि उस भूत को अवशोषित करने के बाद उसे इस प्रकार की भूख महसूस नहीं होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह गलत था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह स्पिरिट स्टोन के कारण था। क्रिस्टोफ काउंटर पर थोड़ा झुक गया। वैसे यंग मास्टर, मुझे सूचित किया गया था कि मास्टर लेनॉक्स इस सप्ताह के अंत में प्रस्थान करने वाले थे। क्या मुझे इस अवसर को चिह्नित करने के लिए कुछ तैयार करना चाहिए? शायद एक छोटी सी विदाई। मैथ्यू ने ऊपर देखा भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टोफ ने पलकें झपकाईं। क्या आप निश्चित हैं? घरेलू कर्मचारी। मैंने कहा नहीं, मैथ्यू ने अपना कांटा नीचे रखते हुए कहा। उसे जाने दो, लेकिन तुम उसकी हर उस चीज में मदद करो जिसकी उसे जरूरत है, फर्नीचर और बाकी सभी चीजें। सिर हिलाने से पहले क्रिस्टोफ ने उसे घूरकर देखा। जैसी आपकी इच्छा। फिर मैथ्यू रुक गया। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। तुम्हें पता है क्या? मुझे लगता है हमें करना चाहिए। वह बाकी सभी चीजों में इतना व्यस्त हो गया था कि वह लेनॉक्स और आगामी वैलेंटाइन डे पर्व के बारे में लगभग भूल गया था, जो परीक्षा के ठीक बाद होने वाला था। मुझे इसकी जरूरत है कि यह असाधारण हो। आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है, ठीक है? इस बार क्रिस्टोफ मुस्कुराया। हाँ यंग मास्टर। मैथ्यू ने अंतिम भोजन पूरा करते ही सिर हिलाया, खड़ा हुआ और अपना बैग पकड़ लिया, उसका अपना स्थानिक बैग जो उसके बैकपैक जैसा दिखता था। मैथ्यू कार में चढ़ गया, दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठ गया। जैसे ही इंजन चालू हुआ और गेट खुले, उसने अपना सिर सीट पर टिका दिया। उन्होंने तुरंत अपनी वर्तमान ताकत का विश्लेषण किया। इसका एहसास उसे पहले भी हो चुका था। उसकी ताकत बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह मजबूत हो गया है, उसके पैर हल्के हो गए हैं। उस भूत को अवशोषित करने और उसकी ऊर्जा को अपने मूल में बसने का अनुभव करने के बाद उसे और अधिक ठोस महसूस हुआ। फिर भी वह उस झूठ के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो उस भूत लड़की ने उससे कहा था। उसने कहा कि वह बेहोश नहीं होगा और प्रभाव सूक्ष्म होंगे। उसने कहा, चूंकि मैथ्यू पहले ही अपने आप जाग चुका था, इसलिए पत्थर को सोखने से उसे कोई खतरा नहीं होगा। यह नेक्सियन तरीका था। उसे इसे कुछ ही मिनटों में करने में सक्षम होना चाहिए। अंत में उसे खून की उल्टी हुई और वास्तव में वह बेहोश हो गया। क्या बेहोशी सूक्ष्म होने का हिस्सा थी? उसने मन ही मन सोचा। मुझे तुम्हें दोबारा देखने मत देना, नहीं तो मैं कसम खाता हूं। मैथ्यू ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। तुम क्या कसम खाते हो? भूत लड़की की आवाज उसके बगल में गूंज उठी। एह, ऐसा लगता है कि आप मजबूत हो गए हैं। आपकी गंध पहले से भी बेहतर हो गई है, भूत लड़की ने मैथ्यू की आंखें खोलते ही कहा। क्या आप मुझे अपनी आत्मा का स्वाद दे सकते हैं? उसने पूछा। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। मजाक कर रहा हूं। भूत लड़की उसके पास बैठ गई। वास्तव में अब आपकी गंध उतनी अच्छी नहीं रही। आपने अपनी गंध को नियंत्रित करना कैसे सीखा? यह वैसा ही होना चाहिए। क्या आपने अधिक पत्थर अवशोषित कर लिए हैं? उसने उसे संदेह से देखा। चूंकि मैथ्यू खुद को ऐसा दिखाए बिना जवाब नहीं दे सकता था जैसे वह खुद से बात कर रहा है, उसने उसे अनदेखा करते हुए बस अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं आपको यह बता दूं, लालची होना अच्छा नहीं है। यह पहली बार है कि आपने इतने शक्तिशाली पत्थर को अवशोषित किया है। आप केवल एक को ही अवशोषित कर सकते हैं। और फिर भी इस महिला ने कल रात उसे यह नहीं बताया। मैथ्यू ने दांत पीस लिए। कितना कष्टप्रद है, वह बुदबुदाया। क्या? क्या तुमने सचमुच अधिक सोख लिया? क्या इसीलिए तुम्हारी गंध बदल गई? महिला ने हाथ जोड़कर उपहास किया। आप वास्तव में इसे नहीं समझते हैं क्या? आप स्पिरिट स्टोन खिलौने नहीं हैं। नेक्सियन हर साल लालच, अज्ञानता या दोनों के कारण मर जाते हैं। एक व्यक्ति के रूप में जो अभी अभी जागा है, एक पत्थर आमतौर पर आपकी ताकत को बहाल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा करते हैं तो आप यूं ही बेहोश नहीं हो जाएंगे।
आप बदलना शुरू कर देंगे। अति उपभोग आपको सिर्फ जला नहीं देता है, यह आपको भ्रष्टाचार की ओर धकेलता है। सबसे पहले आप वह बन जाएंगे जिसे हम शापित नेक्सियन कहते हैं। फिर यदि आप बदकिस्मत हैं या जिद्दी हैं तो आप रेथबॉर्न बन जाएंगे। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। उसे पहले का स्पष्टीकरण याद आ गया। शापित नेक्सियन वे थे जिन्होंने स्वयं को खो दिया था, गलत प्रकार के कोर को अवशोषित करने या उसमें से बहुत अधिक ऊर्जा निकालने के कारण विकृत हो गए थे जब तक कि वह खोखला नहीं हो गया। अब ऐसा लगने लगा कि पत्थर भी किसी को किनारे कर सकते हैं। रेथबॉर्न बदतर थे। वे यूं ही नहीं टूटे थे, उनमें कोई आत्मा नहीं बची थी। बिल्कुल कच्चा, अधिक कोर, अधिक पत्थर, कुछ भी जो उनकी लत को पूरा कर सके कि भूख को खत्म कर देता है। उससे पीछे मुड़ना संभव नहीं था। वे सिर्फ खतरनाक नहीं हैं, उसने कहा था, वे राक्षस हैं जो पहले जैसी खाल पहने हुए हैं। कुछ सेकंड के बाद उसने आगे कहा, और यदि आपको कभी कोई शापित या रेथबॉर्न मिलता है तो आप केवल एक ही काम करेंगे, भागना। अध्याय 61। फ्रैंक केलर 1। क्रिस्टोफ ने पीछे की सीट पर मैथ्यू के पास बैठते हुए उसे एक सीलबंद लिफाफा देते हुए कहा, युवा मास्टर, जो चीजें आपने मुझसे पहले ही पूछी थीं, मैंने उनका पहले ही ध्यान रख लिया है। जिस समय मैथ्यू अपनी आखिरी परीक्षा देकर आया, क्रिस्टोफ पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। कार्ड वहां हैं, क्रिस्टोफ ने कहा। खाते साफ सुथरे हैं, आपके नाम से कोई लिंक या कुछ भी पता लगाने योग्य नहीं है। ऑफशोर, जैसा कि अनुरोध किया गया था। एक केमैन्स में एक शेल कंपनी के तहत, दूसरा जुरिक में, और 2 अन्य बेलीज और सिंगापुर के बीच विभाजित हैं। सभी जमा साफ कर दिए गए। मैथ्यू ने सिर हिलाया और धीरे धीरे पानी का घूंट लिया। परीक्षा का अंतिम दिन ऐसे ही आया और चला गया। उसे उम्मीद थी कि आखिरकार आराम मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें इंतजार नहीं कर सकती थीं। मैथ्यू ने लिफाफा नहीं खोला। उन्होंने क्रिस्टोफ पर भरोसा किया। यदि उस आदमी ने कहा कि यह हो गया तो यह हो गया। लेनॉक्स पर कोई अपडेट, उसने पूछा। क्रिस्टोफ थोड़ा पीछे झुक गया, आंखें आगे की ओर। अगर युवा मास्टर लेनॉक्स के साथ कुछ भी गलत है तो उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया है। वर्षों पहले उसने आपको बचाया था, इससे पहले हमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। हालांकि हम यहां पहुंचने के बाद से उसकी कुछ गतिविधियों का पता लगाना शुरू कर रहे हैं। मैथ्यू ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेनॉक्स ने अपने पिछले जीवन को बहुत अच्छी तरह छुपाया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रिस्टोफ और बाकी लोग कुछ ही दिनों में लेनॉक्स का मुखौटा उतारने में सफल हो जाएंगे। क्रिस्टोफ ने आगे कहा, हमें उसके मुख्य फोन पर कुछ भी नहीं मिला। हमारा अनुमान है कि वह बर्नर का उपयोग कर रहा है। मैंने उन स्थानों की भी जांच की है जहां वह गया था। धीमी गति से काम। कुछ स्थानों पर सीसीटीवी नहीं है, अन्य कुछ दिनों के बाद अपनी रिकॉर्डिंग मिटा देते हैं। मैथ्यू ने सिर हिलाया। देखते रहो। उत्सव के बाद वह बाहर चला जाएगा। तुम्हारे पास अधिक समय होगा। समझा? क्रिस्टोफ ने उसके कोट में हाथ डाला और उसे एक गोली दी। यह आज सुबह आपके पाठ के संबंध में है। मैथ्यू ने टैबलेट लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। कई सूचियां सामने आईं, भूमि, पृथक केबिन, जंगल। क्रिस्टोफ ने बताया, सभी अमेरिकी संपत्तियां अनुरोध के अनुसार। कोई पड़ोसी नहीं। बड़ा रकबा। जंगलों के पास। पहला उत्तरी इडाहो बिटररूट क्षेत्र में है। एकांत, पास में कोई विकास नहीं। दूसरा उत्तरी कैलिफोर्निया के मेंडोकिनो काउंटी में। यह ऑफ ग्रिड है। तीसरा न्यूयॉर्क में एडिरोंडैक्स में है। भारी बर्फ है लेकिन शांत है। चौथा ओरेगॉन है, उम्पक्वा राष्ट्रीय वन के पास। और आखिरी वेस्ट वर्जीनिया के एप्लाचिया में है। निकटतम सड़क 10 मील दूर है। मैथ्यू ने धीरे से स्क्रॉल किया। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। देखें कि कौन सा सबसे उपयुक्त है। कल रात जो हुआ उसके बाद मैथ्यू को एहसास हुआ कि वह अब एक अलग दुनिया में है। कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसे लोगों से दूर रहकर करने की जरूरत थी। कब, सर? इससे पहले कि मैं अपने पिता से मिलूं। क्रिस्टोफ ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। मैथ्यू रुक गया, फिर भी टैबलेट को घूर रहा था। क्या तुमने मेरा कमरा साफ किया?
हाँ सर, क्रिस्टोफ ने उत्तर दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख की। इसकी गंध ऐसी है जैसे इसमें कभी नहीं रहा। मैथ्यू सीट के सामने झुक गया और टैबलेट को एक तरफ रख दिया। अच्छा, अब आप जा सकते हैं। क्रिस्टोफ ने एक बार अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल गया। इतना कहकर वह कार से बाहर निकल गया। एक क्षण बाद वो टेप ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और इंजन चालू कर दिया। कहाँ जाएं, युवा मास्टर? मैथ्यू ने कहा, नए कपड़े और एक कार। पर्व का कल। अफसोस की बात है कि उसके पास आराम करने की सुविधा नहीं थी। आखिरकार परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब कोई बहाना नहीं बचा। उसे संबंध बनाने थे जिन्हें अब और नहीं टाला जा सकता था। समय की कमी थी और आज का दिन हाथ से निकलता जा रहा था। बिना एक शब्द कहे ओटेप ने कार स्टार्ट की और ड्राइववे से बाहर निकल गया। वे 15 मिनट बाद डीलरशिप पर पहुंचे। मैथ्यू अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर निकला। कांच के दरवाजे हल्की सी आवाज के साथ खुले। अंदर चमड़े और मोम की गंध ने उसे तुरंत प्रभावित किया। फिर उसने उसे देखा। फ्रैंक केलर। वह आदमी ऐसे मुड़ा जैसे उसकी निगाहों को महसूस कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। ठीक है, क्या यह मिस्टर लिंडबर्ग नहीं है? फ्रैंक ने धीरे से बात करते हुए कहा। तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। चारों ओर देखने पर मैथ्यू ने चलना बंद नहीं किया। आपको देखकर अच्छा लगा, युवा मास्टर केलर। अंदर ही अंदर वह पहले से ही समय रेखा नोट कर रहा था। फ्रैंक अंततः लेनॉक्स के सबसे वफादार साथियों में से एक बन जाएगा। यदि ड्यूक लेनॉक्स का हमलावर कुत्ता था तो फ्रैंक उसका निजी बैंक था। हालांकि इस समय फ्रैंक और लेनॉक्स को अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा लेनॉक्स को फ्रैंक को उसके व्यवसाय में मदद करने का मौका नहीं मिला था। इसका मतलब था कि मैथ्यू के पास चीजों को बदलने का मौका था। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? फ्रैंक ने पूछा। मुझे यह मत बताओ कि तुम दूसरी कार खरीद रहे हो। क्या तुम्हारे पास अपनी उस हवेली में पर्याप्त पार्किंग नहीं है? मैथ्यू ने सिर हिलाया। फ्रैंक के पिता और उनके बीच अतीत में कुछ व्यापारिक सौदे हुए थे, इसलिए फ्रैंक जानता था कि वह कौन है। वह यह भी जानता था कि मैथ्यू के पिता को कारें पसंद थीं और उनकी अपनी संपत्ति पर उनका संग्रह था। फ्रैंक की मुस्कुराहट और अधिक फैल गई। अरे, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? तुम्हें अनदेखा करें? मैं महान फ्रैंक केलर को कैसे अनदेखा कर सकता हूं? मैथ्यू ने मुड़ते हुए उत्तर दिया। वह विशेष रूप से इस आदमी के लिए यहाँ था। हालांकि अपने अलग अलग व्यक्तित्व के कारण ये दोनों अक्सर एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। फ्रैंक एक तेजतर्रार युवा मास्टर था जो ध्यान का केंद्र बनना पसंद करता है, जबकि मैथ्यू पर्दे के पीछे रहना पसंद करता है। मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ गए हो। मेरे पिता ने मुझसे इस बार डीलरशिप का प्रबंधन करने के लिए कहा, फ्रैंक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैथ्यू ने सिर हिलाया। फ्रैंक के पिता के पास बहुत सारे व्यवसाय थे, उनमें से अधिकांश रियल एस्टेट में थे, लेकिन उनके पास एलए में कुछ कार डीलरशिप भी थीं। क्या आप यहाँ कार खरीदने आए हैं? फ्रैंक ने पूछा। मैथ्यू उसे देखकर मुस्कुराया। हमें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है, फ्रैंक। क्या तुम मुझे चाय भी नहीं पिलाओगे? फ्रैंक ने भौहें उठाईं। चाय? मैथ्यू ने कहा, कॉफी ठीक है। उस पर फ्रैंक जोर से हंसा। पता ही नहीं चला कि आपकी रुचि विकसित हो गई है, उन्होंने मैथ्यू को अपने साथ कार्यालय की ओर चलने का इशारा करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, फ्रैंक ने अपने एक कर्मचारी को तुरंत निर्देश दिया कि उन्हें परेशान न किया जाए। एक भी मौका गवाए बिना फ्रैंक कमरे के कोने में एक आकर्षक कस्टम एस्प्रेसो सेटअप की ओर बढ़ा, जिसमें एक डुअल बॉयलर मशीन, हैंड ग्राइंडर और तापमान नियंत्रित केतली शामिल थी। उसने दुर्लभ इथियोपियाई फलियों का एक सीलबंद जार निकाला और सटीक मात्रा मापने से पहले संतुष्ट आह के साथ उसे सूंघा। काला? उसने पहले से ही फलियां पीसते हुए पूछा। हमेशा, मैथ्यू ने उत्तर दिया। फ्रैंक ने सिर हिलाया। ग्राइंड सेटिंग में ऐसे डायल किया जैसे वह कोई सर्जिकल उपकरण संभाल रहा हो। कुछ ही मिनटों में ताजी बनी कॉफी की भरपूर सुगंध ने कार्यालय को भर दिया, क्योंकि उसने सावधानी से एक छोटे से सिरेमिक कप में एस्प्रेसो का एक शॉट डाला और उसके बाद गर्म पानी की बौछार की। एकल उत्पत्ति, हल्का भुना हुआ,
स्वाभाविक रूप से संसाधित, उन्होंने कहा जैसे कि यह धर्मग्रंथ था। उसने मैथ्यू को कप थमाया और काउंटर के सामने झुक गया। तो मैं मानता हूं कि आप यहां केवल मेरे सेटअप की प्रशंसा करने या कार खरीदने के लिए नहीं आए थे। मैथ्यू कप उठाते हुए मुस्कुराया। मैंने सुना है आपको मदद की जरूरत है। इससे फ्रैंक को घूंट के बीच में रुकना पड़ा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।